यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, यहाँ छुपे होते हैं राज, जुनून और खतरनाक रिश्ते। जहाँ प्यार हदें पार कर जाता है और भरोसा एक पल में टूट जाता है। ये दुनिया है पावर, पैशन और धोखे की, जहाँ हर चेहरा मासूम नहीं और हर रिश्ता सच्चा नहीं। अगर आप तैयार हैं उन कहानियों के लिए जो दिल भी जलाएं और दिमाग भी हिला दें, तो स्वागत है आपका सीएम नॉवल में, जहां हर एपिसोड में मिलेगा थोड़ा इश्क, थोड़ा जुनून और बहुत सारा ट्विस्ट। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप अपनी पसंद के अनुसार वीडियो की स्पीड एडजस्ट कर लें ताकि आप इसे और बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकें। अध्याय 91। अरमान आहूजा को भगवान मानना। देश के किसी भी अस्पताल में चले जाओ, एक कहावत हमेशा सुनने को मिलती है, गोल्डन ऑप्थल्मोलॉजी, सिल्वर सर्जरी और थका देने वाली ऑब्स्टेट्रिक्स। इस कहावत का मूल मतलब यह था कि ऑप्थल्मोलॉजी की कार्यक्षमता और प्रदर्शन सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद सर्जरी का नंबर आता है। लेकिन ऑब्स्टेट्रिक्स का काम थका देने वाला होता है और इसमें कार्यक्षमता कम होती है। पर जैसे जैसे समय बदला, अब इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से किसी विभाग के रुतबे को बताने के लिए किया जाता है। ठीक संजीवन इंटरनेशनल अस्पताल की तरह, जहां न्यूरोलॉजी विभाग पूरे प्रदेश और यहां तक कि देश भर में एक टॉप और मशहूर विभाग है, वहीं अस्पताल और जनता द्वारा सबसे ज़्यादा महत्व जिस सर्जरी की शाखा को दिया जाता है वो है अस्थि रोग विभाग। ठीक इसी वजह से अस्थि रोग विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर आलोक बैनर्जी का रुतबा भी बहुत बढ़ गया था। पूरे संजीवन अस्पताल में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट स्तर के लीडर्स को छोड़ दें तो मूल रूप से उन्हीं का रुतबा सबसे ऊंचा था और वो सबसे सीनियर थे। किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति की अस्थि रोग विभाग की सर्जरी के लिए खास तौर पर उन्हीं की मांग की जाती थी कि वो खुद ऑपरेशन करें। उनका ऐसा रुतबा साफ नजर आता था। समय के साथ उनके संपर्क धीरे धीरे जमा होते गए। जब भी उन्हें कोई ज़रूरत होती, अपने किसी पुराने मरीज को सिर्फ एक फ़ोन करना ही आमतौर पर काम पूरा करवाने के लिए काफ़ी होता था। जहां दूसरे लोग अपने पिताओं पर निर्भर रहते थे, वहीं वो उन मरीजों पर निर्भर रहते थे जिनका उन्होंने ऑपरेशन किया था। ऐसी ही दिलचस्प बातें हिंदी नोवेल मास्टर टेलीग्राम चैनल की कहानियों में भी अक्सर सुनने को मिलती हैं। इसलिए इलाज चाहने वाले किसी भी व्यक्ति को उनका अपॉइंटमेंट नंबर पाने के लिए लाइन में लगना पड़ता था। कोई उन्हें नाराज़ करने की हिम्मत नहीं करता था। अगर बड़े बड़े लीडर्स लाइन में इंतजार करते थे तो क्या तुम मारे नहीं जाओगे अगर तुमने लाइन तोड़ने की हिम्मत की? केवल शिवगढ़ का जल्लाद चिराग ओबरॉय ही यशवंत ओबरॉय का इलाज कराने के लिए उन्हें खुलेआम अस्पताल से अगवा करने की हिम्मत कर सकता था। डॉक्टर आलोक बैनर्जी की हौंफती हुई आवाज़, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ने वहां मौजूद सभी डॉक्टरों और नर्सों को चौंका दिया। जो लोग आगे बढ़कर अरमान आहूजा और चिराग ओबरॉय से लड़ने की तैयारी कर रहे थे, वो अपनी जगह पर ही जम गए। उनके चेहरों पर उलझन थी, वो बिल्कुल समझ नहीं पा रहे थे, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मुझे क्या करना है। यहाँ तक कि डायरेक्टर डॉक्टर राधिका नायर, जिनका अस्पताल के प्रेसिडेंट भी सम्मान करते थे, डॉक्टर आलोक बैनर्जी के शब्द सुनकर आगे बढ़ने से रुक गईं। उन्होंने सीनियर डॉक्टर आलोक बैनर्जी को हैरानी भरी नज़रों से देखा, ये समझ नहीं पा रही थीं कि वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। अस्थि रोग विभाग के डॉक्टर प्रणय वर्मा, जिन्होंने डॉक्टर आलोक बैनर्जी को फ़ोन किया था, ने देखा कि डायरेक्टर की सांसें फूल रही हैं और वो जल्दी से दौड़कर उन्हें सहारा देने पहुंचे और घबराहट में सफाई देने लगे, डायरेक्टर, क्या तुमने फ़ोन पर मेरी बात गलत सुन ली थी? कोई हमारे मरीज को मारने की कोशिश कर रहा है, तुमने अभी ऐसा क्यों? डॉक्टर आलोक बैनर्जी ने बिस्तर के पास खड़े चिराग ओबरॉय और उस चमत्कारी नौजवान को देखा जिसे वो कभी नहीं भूल सकते थे। ये देखकर कि वो सामान्य लग रहे थे और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, उन्होंने आखिरकार राहत की एक बहुत बड़ी सांस ली। अगर अस्थि रोग विभाग के डॉक्टरों ने इन दो महान देवताओं को नाराज कर दिया तो अस्थि रोग विभाग के डायरेक्टर के रूप में उनका करियर खत्म हो जाएगा। तुम्हारे दादा ने गलत सुना, तुम्हारे दादा को मारने की कोशिश। सीनियर विभाग डायरेक्टर डॉक्टर आलोक बैनर्जी, जो अपने सौम्य स्वभाव के लिए जाने जाते थे, ने पहली बार इतने सारे जूनियर साथियों के सामने जोर से गाली दी, अपनी पिछली छवि को पूरी तरह से नष्ट करते हुए। क्या तुम बहरे हो या मेरी बातों का अब कोई मोल नहीं रहा? डॉक्टर आलोक बैनर्जी को गुस्से में देखकर डॉक्टर प्रणय वर्मा का चेहरा काला पड़ गया। वो हाल ही में अटेंडिंग फिजिशियन के पद पर प्रमोशन की तैयारी कर रहे थे और अगर उन्होंने अस्थि रोग विभाग के डॉक्टर आलोक बैनर्जी को नाराज कर दिया, जो वन मैन शो चलाने के लिए जाने जाते थे, इस महत्वपूर्ण समय पर, तो उनके प्रमोशन का रास्ता खत्म हो जाएगा। लेकिन वो अभी भी नहीं समझे। वो साफ तौर पर अस्थि रोग विभाग के मरीज की सुरक्षा करने की कोशिश कर रहे थे, तो फिर डायरेक्टर आलोक ने उन्हें इसके बजाय क्यों रोका? क्या उनका पिछला स्पष्टीकरण अस्पष्ट था, या डायरेक्टर आलोक को लगा कि ये दोनों मरीज के परिवार के सदस्य हैं और अस्थि रोग विभाग के लिए डॉक्टर मरीज का विवाद पैदा होने का डर था? डायरेक्टर आलोक, तुम्हारी बातों का तो बेशक बहुत मोल है, डॉक्टर प्रणय वर्मा ने फीकी मुस्कान के साथ कहा।
लेकिन उन दोनों ने न केवल पूरे शरीर के फ्रैक्चर वाले मरीज के प्लास्टर कास्ट को हटा दिया, बल्कि उन्होंने उसे कुछ अज्ञात चीज भी खिला दी। मरीज अब पूरी तरह से ऐंठ रहा है। मुझे डर है कि वो अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगा। डॉक्टर प्रणय वर्मा का ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगा कहना विनम्रता थी। मौजूदा स्थिति को देखते हुए अगर मरीज 4 या 5 बार और आगे पीछे हिलता तो शायद मर ही जाता। इतने गंभीर बड़े फ्रैक्चर और इतनी तेज हिलने डुलने के साथ क्या टूटी हुई हड्डियां रक्त वाहिकाओं को नहीं छेद देंगी? बाकी सब तो छोड़ो, अगर एक भी धमनी छिद गई तो बिना तुरंत सर्जरी के इंसान कुछ ही मिनटों में मर सकता है। डॉक्टर प्रणय वर्मा के शब्द सुनने के बाद डॉक्टर आलोक बनर्जी भी घबराने लगे। पिछली बार उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उस चमत्कारी नौजवान को यशवंत ओबरॉय का इलाज करते हुए देखा था। उसने एक दवा की गोली भी ली थी और यशवंत ओबरॉय तुरंत ठीक हो गए थे। लेकिन उन्हें साफ याद था कि दवा लेने से लेकर ठीक होने तक यशवंत ओबरॉय पूरे समय शांत थे, जैसे कोई झपकी लेकर उठा हो। वहां कोई ऐंठन बिल्कुल नहीं थी। डॉक्टर आलोक बनर्जी अपनी सांसें सामान्य होने का इंतजार नहीं कर सके और तेजी से मरीज के बिस्तर की ओर बढ़े। फिर उन्होंने देखा कि मरीज शेरा बुरी तरह से ऐंठ रहा था। इतना ही नहीं, बल्कि वो हड्डियों के चटकने की लगातार आवाज़ें भी सुन सकते थे। बोनी क्रेपिट्स हड्डियों के चटकने की वह आवाज़ है जो फ्रैक्चर के बाद असामान्य हड्डी के हिलने डुलने के कारण टूटे हुए सिरों के बीच घर्षण या टकराव से होती है, और यह पूर्ण फ्रैक्चर का एक अनूठा संकेत है। इतनी हिंसक हड्डियों की चटकने की आवाज़ के साथ ये कहना कि रक्त वाहिकाएं नहीं छिदेंगी वैसा ही है जैसे ये कहना कि कोई अंडा पत्थर से नहीं टूटेगा। क्या ये पूरी तरह से बकवास नहीं है? डायरेक्टर आलोक, इस सब का क्या मतलब है? अगर मरीज को कुछ हुआ तो मैं अपने डायरेक्टर को जवाब नहीं दे पाऊंगा, आईसीयू के अटेंडिंग डॉक्टर समर कपूर ने कहा। उनका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। उनके लहजे में आरोप को हर कोई सुन सकता था। डायरेक्टर आलोक, ये दोनों गुंडे खिलवाड़ कर रहे हैं, तुम इनमें क्यों शामिल हो रहे हो? डॉक्टर राधिका नायर ने हकीकत में लौटते हुए डॉक्टर आलोक बनर्जी से कहा। तुम्हें मरीज की जान की कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं उसे अपने सामने मरते हुए चुपचाप नहीं देख सकती। ये कहते हुए डॉक्टर राधिका नायर अरमान आहूजा को रोकने के लिए आगे बढ़ने ही वाली थीं। लेकिन तभी शेरा, जो लगातार ऐंठ रहा था, अचानक शांत हो गया। उसकी इस शांति के साथ बिस्तर के पास लगा मॉनिटर भी शांत हो गया। ईसीजी लाइन, जो तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी, अचानक एक सीधी रेखा में सपाट हो गई। डायरेक्टर आलोक बनर्जी, देखो तुमने क्या रायता फैलाया है। मरीज जा चुका है। देखते हैं तुम इस बार प्रेसिडेंट और परिवार को कैसे समझाते हो। सपाट ईसीजी लाइन से डॉक्टर समर कपूर इतने डरे हुए थे कि उन्होंने डॉक्टर आलोक बनर्जी को, जिन्हें प्रेसिडेंट भी डायरेक्टर आलोक कहकर बुलाते थे, उनके पूरे नाम से पुकारा। अभी आरोप लगाने का समय नहीं है। तुम सब यहाँ क्यों खड़े हो? तुरंत सीपीआर शुरू करो। डॉक्टर राधिका नायर प्रतिक्रिया देने वाली पहली व्यक्ति थी। वो मरीज को सीपीआर देने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन अरमान आहूजा ने हाथ बढ़ाकर उन्हें रोक दिया। अगर तुम नहीं चाहती कि वो मरे तो उससे दूर रहो। अरमान आहूजा की आवाज़ तेज नहीं थी, लेकिन हर किसी को लगा कि वो शब्द उनके दिमाग में छप गए हैं, जिन्हें झटकना नामुमकिन था। चिराग ओबरॉय और डॉक्टर आलोक बनर्जी दोनों को ये शब्द बहुत जाने पहचाने लगे। जब अरमान आहूजा ने उस समय यशवंत ओबरॉय को बचाया था तो उसने भी यही बात कही थी, लेकिन तब उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया था। हालांकि अब सच कहूं तो डॉक्टर आलोक बनर्जी तो दूर, खुद चिराग ओबरॉय को भी लग रहा था कि चीज़ें अब भरोसे के लायक नहीं रही हैं। पिछली बार यशवंत ओबरॉय कम से कम सांस तो ले रहे थे, लेकिन इस बार शेरा के शरीर में साफ तौर पर जीवन का कोई संकेत नहीं बचा था। महागुरु, ये डॉक्टर आलोक बनर्जी पहले से ही बहुत पसीना पसीना हो रहे थे और अब वो ठंडे पसीने में भीग चुके थे। वो डरे हुए थे। आखिरकार वो इस नौजवान के तरीकों को नहीं समझते थे। अगर उसके तरीके कभी काम करते और कभी नहीं करते तो क्या वो इस बार अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मार रहे थे? चिराग ओबरॉय ने शेरा के अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू कर दी थीं, यहाँ तक कि यह भी तय कर लिया था कि कितना मुआवजा तैयार करना है। महागुरु अरमान, ये शेरा की किस्मत है, इसमें किसी का दोष नहीं है। तुम पहले चले जाओ, मैं बाद के मामले संभाल लूंगा। तुम्हें लगता है कि तुम किसी को मारने के बाद बस ऐसे ही जा सकते हो? डॉक्टर राधिका नायर ने ठंडी आवाज में चिल्लाते हुए कहा। यह मत सोचो कि तुम, चिराग ओबरॉय, शिवगढ़ में सब कुछ छिपा सकते हो। मैंने यह वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है। तुमने न केवल किसी को मारा है बल्कि हमें उसे बचाने से भी रोका है। जैसे ही मैं यह वीडियो ऑनलाइन डालूंगी, तुम में से कोई नहीं बचेगा। अरमान आहूजा ने उन्हें बकवास करते हुए देखा, बस अपना सिर हिलाया और धीरे से कहा, अज्ञानता। तुरंत उसने दूसरी लघु मूल बहाली गोली शेरा के मुंह में डाल दी। साथ ही उसने शेरा के महत्वपूर्ण मर्म बिंदुओं की रक्षा के लिए उसके शरीर में सत्य प्राण की धाराएं प्रवाहित की। चूंकि उसे भविष्य में उसकी जरूरत होगी, इसलिए अरमान आहूजा को उसके शरीर को पूरी तरह से सुधारने में कोई गुरेज नहीं था।
हालांकि ये देखकर डॉक्टर राधिका नायर फिर से चिल्लाईं, तुम दरिंदे, क्या तुम्हें लगता है कि वो पूरी तरह से मरा नहीं है? क्या तुम्हें उसे एक और जहर खिलाने की जरूरत है? अरमान आहूजा ने उन्हें नजरअंदाज किया। वो शांत और तनाव मुक्त दिख रहा था। असल में वो शेरा के मर्म बिंदुओं को दूर से उत्तेजित करने के लिए सत्यप्राण का उपयोग कर रहा था, ताकि उसका शरीर लघु मूल बहाली गोली के औषधीय प्रभाव को पूरी तरह से सोख सके। चिराग ओबरॉय और डॉक्टर आलोक बैनर्जी बेतहाशा घबराए हुए थे, लेकिन अरमान आहूजा जरा भी चिंतित नहीं था। वो जानता था कि पहली लघु मूल बहाली गोली के शेरा के शरीर में प्रवेश करने के बाद इसका अत्यधिक शक्तिशाली औषधीय प्रभाव उसके सिस्टम में एक मजबूत प्रतिक्रिया पैदा करने के लिए बाध्य था। यशवंत ओबरॉय लघु मूल बहाली गोली के औषधीय प्रभाव को सहने में सक्षम थे, क्योंकि वो पहले आंतरिक बल के शिखर स्तर तक पहुंच चुके थे। जैसा कि कहावत है, भूखा ऊंट भी घोड़े से बड़ा होता है, और वो अंदरूनी चोटों से भी पीड़ित थे। लेकिन शेरा अलग था। उसका स्तर इतना कम था कि वो उस जादुई गोली के दबदबे को सहन नहीं कर सकता था। उसका कार्डियक अरेस्ट महज निलंबित एनिमेशन यानी अस्थायी मृत्यु की अवस्था थी। अगर पहली दवा की गोली ने केवल शेरा के शरीर के अंदर की चोटों को साफ किया था, तो दूसरी गोली शेरा की तेजी से रिकवरी को बढ़ावा देने के लिए थी। डॉक्टर राधिका नायर ने पहले कहा था कि ठीक होने में कम से कम 2 या 3 साल लगेंगे, लेकिन अरमान आहूजा की दूसरी दवा की गोली के साथ पूरी तरह से ठीक होना पलक झपकते ही हो जाएगा। डॉक्टर प्रणय वर्मा, डॉक्टर समर कपूर और अन्य डॉक्टरों ने पहले ही पुलिस को फोन करना शुरू कर दिया था, जबकि डॉक्टर राधिका नायर अपने फोन का इस्तेमाल करके अरमान आहूजा का वीडियो बना रही थी, उसके सभी आपराधिक सबूतों को कैद करना चाहती थीं। तभी शांत खड़े अरमान आहूजा में आखिरकार हरकत हुई। उसने एक उंगली बढ़ाई, शेरा के माथे पर झटका मारा और धीमी आवाज में कहा, नाव हल्के से और दूर तक जाती है, हवा कपड़ों पर धीरे से चलती है। शेरा, अब वापस लौट आओ। जैसे ही उसके शब्द खत्म हुए और उसकी उंगली पीछे हटी, शेरा, जिसके चारों अंगों की प्रमुख हड्डियां टूट चुकी थीं, अचानक उसने अपनी आंखें खोलीं और सीधा बैठ गया। उसकी आंखें चमकदार और चमक रही थीं, और उसकी त्वचा पर एक अलग ही रौनक थी। बुरी तरह घायल और मरने के करीब होने का कोई नामोनिशान कहाँ था। वो स्पष्ट रूप से एक हट्टा कट्टा आदमी था, जिसका सार, प्राण, ऊर्जा और आत्मा एकजुट हो गए थे। उसी पल शेरा, जिसने बिना दस्ताने वाले बॉक्सर के रूप में शुरुआत की थी और केवल अपने मालिक की रक्षा के लिए शारीरिक ताकत पर भरोसा करना जानता था, उसने अरमान आहूजा के व्यक्तिगत हस्तक्षेप और 2 लघु मूल बहाली गोलियों की मदद से आंतरिक बल पूर्णता के महान स्तर को हासिल कर लिया था। वो आंतरिक बल के शिखर स्तर से केवल एक कदम दूर था। पूरा आईसीयू मेडिकल स्टाफ इस दृश्य को देखकर हक्का बक्का रह गया। वो अरमान आहूजा को किसी भगवान की तरह देख रहे थे। अध्याय 92, जो तुम्हें नामुमकिन लगता है, वो मेरे लिए बस चुटकी बजाने का खेल है। अरे, वो जिंदा है। क्या तुमने देखा? वो जिंदा है। डॉक्टर समर कपूर ने बिस्तर पर बैठे शेरा की ओर इशारा करते हुए चिल्लाकर कहा। वो शायद भूल गए थे कि वो खुद एक डॉक्टर हैं, और रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे पुनर्जीवन देखना उनके लिए कोई नई बात नहीं होनी चाहिए थी। नामुमकिन? ये कैसे मुमकिन है? अभी तो उसके शरीर के सारे काम पूरी तरह से रुक गए थे। बिना सीपीआर के वो कैसे जाग सकता है? डॉक्टर प्रणय वर्मा अपने सामने का नज़ारा देखकर लगभग डर से सुन्न हो गए थे। डॉक्टर राधिका नायर अभी भी वीडियो बना रही थीं। शेरा के अचानक उठकर बैठने से वो भी चौंक गई थीं। वो अभी जोर जोर से ऐलान कर रही थीं कि अरमान आहूजा और चिराग ओबरॉय ने मर्डर किया है, और कह रही थीं कि वो पुलिस को बुलाएंगी, उन्हें बेनकाब करेंगी और उन्हें कानूनी सज़ा और जनता के फैसले का सामना कराएंगी। लेकिन नतीजा क्या निकला? जिस शख्स को उन्होंने मार दिया था, वो न सिर्फ जिंदा था बल्कि पूरी तरह से तंदुरुस्त भी लग रहा था। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। एक मरीज जिसके पूरे शरीर में हड्डियों के कई बड़े फ्रैक्चर हों और जिसे अभी इतने भयानक दौरे पड़े हों, उसकी टूटी हुई हड्डियों के सिरों ने खून की नसों को जरूर पंक्चर कर दिया होगा। भले ही वो अभी जाग गया हो, फिर भी बहुत खतरनाक नतीजे हो सकते थे और उसकी जान किसी भी पल जा सकती थी। जल्दी से लेट जाओ, हिलना मत। डॉक्टर राधिका नायर ने अपना फ़ोन नीचे रखा और शेरा को शांत करने के लिए दौड़ीं। जिन डॉक्टरों ने पहले अरमान आहूजा को बेनकाब करने की धमकी दी थी, उन्होंने ये नज़ारा देखा और उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें लगा कि शायद वो अभी भी कोई सपना देख रहे हैं या मतिभ्रम का शिकार हैं। लेकिन उनके सामने की हकीकत उन्हें बार बार याद दिला रही थी कि उस नौजवान ने मरीज को इतनी बड़ी अग्नि परीक्षा से गुजारा था और फिर भी वो मरा नहीं था। यही तो हिंदी नोवेल मास्टर टेलीग्राम चैनल के प्रशंसकों को रोमांचित करता है, जहां हर पल एक नया मोड़ होता है। हत्या का आरोप अब मान्य नहीं था और उनके पहले के घमंडी चेहरे अचानक निराशा में बदल गए। खासकर डॉक्टर समर कपूर, जिन्होंने पहले डॉक्टर आलोक बैनर्जी को उनके पूरे नाम से पुकारा था, अब बहुत पछता रहे थे। वो जानते थे कि उन्होंने अस्थि रोग विभाग के डायरेक्टर से दुश्मनी मोल ले ली है, जिसका मतलब था कि उनके भविष्य के प्रमोशन में काफ़ी मुश्किलें आने वाली थीं।
इस वक्त वो अभी भी यही सोच रहे थे, यह आदमी वापस जिंदा कैसे हो गया। शेरा को वापस जिंदा होते देख डॉक्टर आलोक बैनर्जी ने सबसे पहले राहत की सांस ली। संजीवन अस्पताल में उनका रुतबा और प्रतिष्ठा इतनी ज्यादा थी कि उसमें कोई भी दाग बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। अगर शेरा इस बार मर जाता तो डॉक्टर आलोक बैनर्जी का डॉक्टर के रूप में करियर शायद खत्म हो जाता, जो उनके लिए उनके बुढ़ापे में एक बहुत बड़ा कलंक होता। उससे ज्यादा दर्दनाक कुछ नहीं हो सकता था। अब जब अरमान आहूजा ने शेरा को मरने नहीं दिया था तो उनके लिए यह एक आशीर्वाद ही था। उन्हें तो यह उम्मीद भी नहीं थी कि वो मरीज को पूरी तरह से ठीक कर पाएगा, जैसा कि उसने दावा किया था। शेरा उठा, चिराग ओबरॉय और अरमान आहूजा को देखा और तुरंत बिस्तर से उतरने की तैयारी करने लगा, लेकिन डॉक्टर राधिका नायर और डॉक्टरों के एक समूह ने उसे रोक दिया। तुम अभी हिल-डुल नहीं सकते। तुम्हारी सर्जरी पूरी होने के बाद ही तुम बिस्तर से उतर सकते हो। शेरा ने इन डॉक्टरों की तरफ देखा भी नहीं। इसके बजाय उसने मुड़कर हाथ जोड़े और महागुरु अरमान से कहा, इस नए जीवन के लिए तुम्हारा शुक्रिया महागुरु अरमान। शेरा के लिए महागुरु के एहसान को चुकाना बहुत मुश्किल होगा, भले ही वो बैल या घोड़े की तरह काम करे। हालांकि वो बेहोश था, लेकिन पहली लघु मूल बहाली गोली के शक्तिशाली औषधीय प्रभाव ने उसके शरीर में प्रवेश करते ही उसे जगा दिया था। होश में आने पर उसे सबसे पहली चीज वो नज़ारा याद आया जब उस रात बलवान प्रताप सिंह ने उसकी सारी हड्डियां तोड़ दी थीं। मौत से भी बदतर उस दर्द का एहसास अभी भी उसकी यादों में ताज़ा था। वो दर्द सह सकता था। आखिरकार अंडरग्राउंड एरिना में गैरकानूनी बॉक्सिंग मैच लड़ते हुए उसने अनगिनत न बताए जा सकने वाले दर्द सहे थे। लेकिन जो बात वो सबसे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता था वो तब थी जब डॉक्टर ने उसे बताया था कि वो ज़िंदगी में कभी बॉक्सिंग नहीं कर पाएगा और शायद अपनी बाकी की ज़िंदगी में जोर भी नहीं लगा पाएगा, वरना उसकी हड्डियां फिर से टूट सकती थीं। एक ऐसा शख्स जिसने अपनी मुट्ठियों के दम पर अपना मौजूदा मुकाम हासिल किया था, अगर वो बॉक्सिंग नहीं कर सकता था तो इसका मतलब था कि अब से उसके पास जो कुछ भी था वो सब उससे छिन जाएगा। जिन लोगों ने कभी उसके कदमों में सिर झुकाया था वो एक एक करके उसके ऊपर चढ़ सकते थे और अपनी ताकत दिखा सकते थे। ऐसी स्थिति के बारे में सोचकर ही वो चाहता था कि वो तुरंत मर जाए। उसने सुसाइड के बारे में सोचा था, लेकिन उसकी सारी प्रमुख हड्डियां टूट चुकी थीं। अगर वो सुसाइड करना भी चाहता तो उसमें इतनी ताकत नहीं थी और वो केवल मेडिकल स्टाफ को अलग अलग तरीकों से उसे सताने दे सकता था। लेकिन जल्द ही उसने अरमान आहूजा और उन डॉक्टरों के बीच की बातचीत सुनी और उसने सुना कि महागुरु अरमान उसे बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं। सच कहूं तो पहले उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। आखिरकार ऐसी चीजें तो लगभग सिर्फ पौराणिक उपन्यासों में ही पाई जाती हैं। असल जिंदगी में ऐसा कैसे हो सकता है? हालांकि उसने अपने शरीर में हुए हर बदलाव को और डॉक्टरों द्वारा कही गई हर बात को साफ साफ सुना था। यहाँ तक कि उस अस्थायी मृत्यु की अवधि के दौरान भी दवा के सुरक्षात्मक प्रभाव के कारण उसके दिमाग की चेतना साफ थी और ऑक्सीजन की कमी के कारण उसे कोई नुकसान नहीं हुआ था। वो साफ तौर पर महसूस कर सकता था कि अरमान आहूजा ने जो कहा था वो बहुत हद तक सच था। लेकिन इस बात ने उसे सबसे ज़्यादा उत्साहित नहीं किया, क्योंकि इसके अलावा वो साफ तौर पर महसूस कर सकता था कि उसका शरीर पहले से पूरी तरह अलग था, जैसे उसकी मांसपेशियों में कभी न खत्म होने वाली ताकत आ गई हो और जब उसने मुक्का मारा तो उसे लगा कि वो किसी दीवार को चकनाचूर कर सकता है। वो जानता था कि यह सब उसे अरमान आहूजा ने दिया है। इतनी गहरी दया, एक नया जीवन, उसे दूसरा जीवन देने के बराबर था। अगर उस लेडी डॉक्टर ने बार बार रुकावट न डाली होती तो वो पलटी मारकर अरमान आहूजा के सामने कई बार जोर से सिर झुकाकर प्रणाम करना पसंद करता। हालांकि अरमान आहूजा ने शब्दों पर केवल सिर हिलाया, कुछ नहीं कहा, जैसे कि यह मामला उसके लिए एक मामूली कोशिश से ज्यादा कुछ नहीं था। हालांकि यह सच में था। शेरा और उन डॉक्टरों के समूह की नज़र में वो एक भगवान की तरह था। सामान बांधो, डिस्चार्ज की तैयारी करो, अरमान आहूजा ने निर्देश दिया, फिर कुछ और नहीं कहा और जाने के लिए मुड़ा। रुको, डॉक्टर राधिका नायर दौड़कर आई और अरमान आहूजा का रास्ता रोक लिया। अपना मास्क नीचे खींचकर अपने बेहद खूबसूरत चेहरे को दिखाया जो गुस्से से भरा था, और अरमान आहूजा से कहा, हालांकि मरीज खतरे से बाहर है, लेकिन उसके पूरे शरीर में फ्रैक्चर हैं और सर्जरी पूरी होने से पहले उसे बिल्कुल भी डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा मुझे नहीं पता कि तुमने मरीज पर कौन से तरीके इस्तेमाल किए, लेकिन मैं तुम पर गैरकानूनी तरीके से डॉक्टरी करने का आरोप लगाने का अधिकार सुरक्षित रखती हूँ। अरमान आहूजा की आंखें एक प्राचीन कुएं की तरह शांत थीं। वो डॉक्टर राधिका नायर के सवालों से नाराज नहीं हुआ। इसके बजाय उसने उनसे उदासीनता से कहा, मैंने तुमसे कहा था वो बिना सर्जरी के ठीक हो सकता है। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो जाकर खुद चेक कर लो। चिंता मत करो, मैं मरीज की पूरी जिम्मेदारी लूंगी। डॉक्टर राधिका नायर मुड़ी और नर्स को शेरा के बेडसाइड एक्सरे, ब्लड टेस्ट और इंट्राक्रैनियल कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड करने का निर्देश दिया। लेकिन इससे पहले कि वो अपने निर्देश पूरे कर पाती, वो अपने सामने का नज़ारा देखकर इतनी हैरान रह गईं कि उनके मुंह से एक और शब्द नहीं निकला।
उन्होंने देखा कि शेरा बिस्तर पर बैठा है और बेफिक्र होकर और अनजान बने अपने कपड़े पहनना शुरू कर रहा है। उसकी हरकतें इतनी सधी हुई और लचीली थीं, कहीं से भी किसी फ्रैक्चर वाले मरीज का कोई नामो निशान नजर आ रहा था क्या? शेरा को कपड़े पहनने के बाद लगा कि महागुरु अरमान की अद्भुत क्षमता को साबित करने के लिए इतना काफ़ी नहीं है, इसलिए वो बस बिस्तर से कूद गया और अपने नंगे हाथों से अस्पताल के बिस्तर को उठा लिया। इस काम के लिए उसके पूरे शरीर की ताकत की ज़रूरत थी। एक फ्रैक्चर भी इसे नामुमकिन बना देता। वहाँ मौजूद सभी डॉक्टर हक्के बक्के रह गए, यहाँ तक कि डॉक्टर आलोक बैनर्जी, जो पहले ही अरमान आहूजा की क्षमताओं को देख चुके थे, उन्होंने अपनी आंखें फाड़कर देखा। उनका चेहरा अविश्वास से भरा था। यह अविश्वसनीय है, बिल्कुल अविश्वसनीय। डॉक्टर आलोक बैनर्जी ने इस वाक्य को दोहराया, जैसे कि महागुरु अरमान के प्रति उनके सम्मान को व्यक्त करने के लिए और कोई शब्द ही नहीं थे। और जिन डॉक्टरों ने अरमान आहूजा के चमत्कारी कौशल को नहीं देखा था, वो सभी इतने उत्साहित थे कि इस दृश्य को देखकर लगभग पागल हो रहे थे। एक चमत्कार, ये चिकित्सा के इतिहास में बिल्कुल एक चमत्कार है। डॉक्टर समर कपूर जोर से चिल्लाए, ये पूरी तरह से भूल गए कि यह एक आईसीयू वार्ड था जहां शांति बनाए रखनी चाहिए, और इसके अलावा वो खुद इस नियम को लागू करने वाले थे। हे भगवान, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ, है ना? हड्डियां इस तरह टूट गईं और वो कुछ ही मिनटों में ठीक हो गया। कोई आश्चर्य नहीं कि बूढ़े डायरेक्टर डॉक्टर आलोक बैनर्जी भी उसे महागुरु कहते हैं और कहते हैं कि उसके तरीके अमर तकनीक हैं। मुझे पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन अब मुझे मानना ही पड़ेगा। यह अविश्वसनीय है। मैंने विश्व चिकित्सा के इतिहास में एक चमत्कार देखा है। मुझे आश्चर्य है कि यह युवा महागुरु किस स्कूल से आता है। क्या वो इस चिकित्सा कौशल को सार्वजनिक कर सकता है? हाँ, ये पूरी तरह से मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार का हकदार है। बकवास, अगर ऐसा चिकित्सा कौशल मौजूद है तो मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार की क्या ज़रूरत है? बस मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से ऊपर एक महागुरु पुरस्कार स्थापित करो और उन विदेशियों को जजमेंट में भाग लेने के लिए हमारे देश आने दो। डॉक्टर राधिका नायर आखिरकार अपने सदमे से उबरी, अरमान आहूजा को देखा और अविश्वास के साथ पूछा, तुमने ये कैसे किया? ये तो बस नामुमकिन है। अरमान आहूजा ने शांति से कहा, मैंने तुमसे कहा था, इस दुनिया में कुछ ऐसे तरीके हैं जो तुमने कभी नहीं देखे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो मौजूद नहीं हैं। जो तुम्हें नामुमकिन लगता है वो मेरे लिए बस चुटकी बजाने का खेल है। कभी न देखे गए तरीके। डॉक्टर राधिका नायर ने तीसरी बार ऐसे शब्द सुने थे। पहली बार विक्रम मल्होत्रा से और बाद की 2 बार इस नौजवान से जो एक हाई स्कूल के छात्र जैसा दिखता था। क्या उनके बीच कोई संबंध हो सकता है? या क्या उसके सामने खड़ा यह नौजवान आर्यन मल्होत्रा की अजीब बीमारी को ठीक कर सकता है? डॉक्टर आलोक बैनर्जी के मन में भी यही विचार आया था, लेकिन वो अरमान आहूजा को आर्यन मल्होत्रा का इलाज करने के लिए नहीं कह रहे थे, बल्कि देव खन्ना का इलाज करने के लिए कह रहे थे, जो उनके विभाग के एक प्रमुख व्यक्ति के बेटे थे। वो महागुरु अरमान की संपर्क जानकारी खोजने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मरीजों के अपने नेटवर्क में पूछने के बाद भी कोई इसे नहीं जानता था। पिछले 2 दिनों से वो गर्म तवे पर चींटी की तरह बेचैन थे। इसलिए जब उन्हें डॉक्टर प्रणय वर्मा का फोन आया तो वो तुरंत वहां पहुंचे। उन्हें डर था कि वो फिर से महागुरु अरमान को खो देंगे। अब उसे फिर से अपना दिव्य कौशल दिखाते हुए देखकर उन्हें और भी यकीन हो गया कि महागुरु अरमान एक पल में भयानक फ्रैक्चर को ठीक कर सकते हैं। लगभग एक साथ डॉक्टर राधिका नायर और डॉक्टर आलोक बैनर्जी दोनों ने अरमान आहूजा से बात की। महागुरु अरमान, कृपया एक मरीज का इलाज करने के लिए न्यूरोलॉजी विभाग अस्थि रोग विभाग में आएं। वहां मौजूद डॉक्टर इस दृश्य को देखकर दंग रह गए। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अस्पताल के 2 सबसे मशहूर डायरेक्टर एक साथ इस नौजवान को मरीजों के इलाज और जान बचाने के लिए अपने गर्वित विभागों में आमंत्रित करेंगे। क्या यह इस बात को स्वीकार करने के बराबर नहीं था कि उनके खुद के चिकित्सा कौशल इस नौजवान से कम थे? पूरे शिवगढ़ शहर में ऐसा सम्मान इस नौजवान के अलावा किसी और को नहीं मिला, जो एक हाई स्कूल के छात्र जैसा दिखता था। वो सभी जानते थे कि जैसे ही यह नौजवान सहमत होकर सिर हिलाएगा, पूरे शिवगढ़ में सबसे बेहतरीन चिकित्सा व्यवसायी का खिताब यकीनन उसी के नाम होगा। हालांकि इतनी बड़ी प्रसिद्धि का सामना करते हुए अरमान आहूजा के जवाब ने लगभग उनके होश उड़ा दिए। उन्होंने सुना कि नौजवान ने केवल 2 कैजुअल शब्द कहे, नहीं जा रहा। इतना कहकर वो चिराग ओबरॉय और शेरा को वहां से ले गया, अपने पीछे हैरान डॉक्टरों के एक समूह को छोड़ गया। इस दिन अचानक बड़े अस्पतालों में अफवाहें फैल गईं कि महागुरु अरमान के चिकित्सा कौशल स्वर्ग को चुनौती देने वाले हैं। सच में एक भगवान का रूप डॉक्टर। कुछ ही समय में महागुरु अरमान की प्रतिष्ठा शिवगढ़ में फली फूली और फैल गई। फिर भी महागुरु अरमान की असली पहचान सभी के लिए अज्ञात रही। इस तरह पूरा शिवगढ़ शहर महागुरु अरमान की तलाश मोड में आ गया। महागुरु अरमान का नाम एक अभूतपूर्व नए शिखर पर पहुंच गया, और इसी पल टिकटॉक पर महागुरु अरमान की कीमिया रसायन विद्या नाम का एक वीडियो लोगों की नज़र में आया। अध्याय 93, पूरे शिवगढ़ में महागुरु अरमान की तलाश। शिवगढ़ करुणा मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, OPD बिल्डिंग। अरे,
तुमने सुना, हाल ही में शिवगढ़ में एक महागुरु अरमान आए हैं और कहते हैं कि उनके पास मरे हुए को भी जिंदा करने की अद्भुत ताकत है। बकवास। अगर सच में कोई ऐसा चमत्कारी डॉक्टर होता तो क्या हम अभी भी इलाज के लिए यहाँ लाइन में लगे होते? भाई, तुम कोई मेडिकल दलाल तो नहीं हो? यहाँ बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हो? क्या तुम हमसे कहने वाले हो कि हम उस महागुरु अरमान को खोजने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे चलें? कौन है बे मेडिकल दलाल? तुम्हारा पूरा परिवार मेडिकल दलाल है। मैंने ये संजीवन इंटरनेशनल अस्पताल के आईसीयू में काम करने वाले एक दोस्त से सुना है। उसने कहा कि सिर्फ 10 मिनट में एक मरीज जिसके अंगों में कई फ्रैक्चर थे वो पूरी तरह से ठीक हो गया, बिस्तर से उठ गया और डिस्चार्ज हो गया। क्या बकवास है! अगर उसमें इतनी काबिलियत होती तो उसे बहुत पहले ही मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ मिल चुका होता। वो अभी भी इतना गुमनाम क्यों होता? क्या तुम थोड़ी और लॉजिक वाली कहानी नहीं लिख सकते? क्या तुम उस महागुरु अरमान की बात कर रहे हो जो संजीवन इंटरनेशनल अस्पताल में पल भर के लिए दिखा था? हाँ, क्या तुमने उनके बारे में सुना है? बिल्कुल, अब संजीवन अस्पताल में हर तरफ उन्हीं की चर्चा है। वो तो ये भी कह रहे हैं कि जो कोई भी महागुरु अरमान का कॉन्टैक्ट नंबर देगा उसे 1 लाख रुपये का इनाम मिलेगा। तुम दोनों की एक्टिंग थोड़ी ज़्यादा ही नकली लग रही है ना? तुम्हें यकीन नहीं है? जाकर खुद संजीवन अस्पताल की ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लो। वहाँ अस्थि रोग विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर आलोक बैनर्जी और न्यूरोलॉजी विभाग की डायरेक्टर डॉक्टर राधिका नायर का एक जॉइंट स्टेटमेंट भी है जिसमें पूरे शहर में महागुरु अरमान को खोजा जा रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे लोग हिंदी नोवेल मास्टर टेलीग्राम चैनल के नए एपिसोड्स का बेसब्री से इंतजार करते हैं। अल्पविराम। शिवगढ़ संजीवनी अस्पताल अस्थि रोग विभाग का वार्ड। अरे बाप रे! डायरेक्टर डॉक्टर आलोक बैनर्जी और डायरेक्टर डॉक्टर राधिका नायर ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें महागुरु अरमान नाम के एक लोकल एक्सपर्ट को खोजा जा रहा है। कौन है महागुरु अरमान? वे दोनों मेडिकल दिग्गज उन्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? क्या उनका मेडिकल कौशल डायरेक्टर डॉक्टर आलोक बैनर्जी और डायरेक्टर डॉक्टर राधिका नायर से भी बेहतर है? कहते हैं कि उन्होंने बिना किसी सर्जरी या दवा के महज 10 मिनट में चारों बड़े अंगों में फ्रैक्चर वाले एक मरीज को ठीक कर दिया। मरीज उठा, बिस्तर से बाहर निकला और उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। ये तो बहुत ही बेतुकी बात है ना? दुनिया में ऐसा चमत्कारी तरीका कैसे हो सकता है? क्या यह आसमान से उतरा कोई अमर देवता हो सकता है? मुझे भी नहीं पता, मैंने बस संजीवन अस्पताल के एक दोस्त से सुना है। अगर उनके पास असली टैलेंट और ज्ञान नहीं होता तो डायरेक्टर आलोक और डायरेक्टर राधिका, जो पूरे शिवगढ़ में मशहूर हैं, जॉइंट स्टेटमेंट क्यों जारी करते? अल्पविराम। शिवगढ़ का उत्तरी किनारा स्वास्थ्यम केयर अस्पताल एडवांस्ड रिहेबिलिटेशन वार्ड। बूढ़े, क्या तुम सबसे ज्यादा जानकारी रखने वाले नहीं हो? क्या तुम उस चमत्कारी डॉक्टर के बारे में जानते हो जो हाल ही में शिवगढ़ में आया है, जिसे महागुरु अरमान के नाम से जाना जाता है? अरे बाप रे! बूढ़े, तुम भी इस महागुरु अरमान को ढूंढ रहे हो? आज ही मुझे तुम्हारे जैसे 20 करोड़पतियों के फोन आ चुके हैं जो इस महागुरु अरमान को ढूंढ रहे हैं। आखिर यह महागुरु अरमान है कौन? तुम सभी अमीर लोग उन्हें ढूंढने के लिए इतने बेताब क्यों हो? जाकर संजीवन अस्पताल की ऑफिशियल वेबसाइट खुद ही देख लो। 1 मिनट रुको। अरे बाप रे! डायरेक्टर डॉक्टर आलोक बैनर्जी और डायरेक्टर डॉक्टर राधिका नायर का जॉइंट स्टेटमेंट। धत्तेरी की, यह महागुरु अरमान तो मशहूर होने वाला है। ... महज आधे दिन में महागुरु अरमान की कहानी शिवगढ़ के हर छोटे बड़े अस्पताल में फैलने लगी। शुरू में किसी ने भी इस पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने संजीवन अस्पताल की ऑफिशियल वेबसाइट पर डायरेक्टर डॉक्टर आलोक बैनर्जी और डायरेक्टर डॉक्टर राधिका नायर का जॉइंट स्टेटमेंट देखा तो वो सिर्फ मुंह बाए रह गए और उनके मुंह से सिर्फ अरे बाप रे ही निकला, क्योंकि इसे बयां करने के लिए उन्हें सचमुच कोई और शब्द नहीं मिल रहा था। और इस जॉइंट स्टेटमेंट को शिवगढ़ के बड़े बड़े पोर्टल वेबसाइट्स ने तेजी से रिपोस्ट किया, जिससे इंटरनेट पर भारी हड़कंप मच गया। शिवगढ़ के लोकल सर्च इंजन पर महागुरु अरमान ये 3 शब्द सीधे ट्रेंडिंग सर्च में टॉप पर पहुंच गए। इसके अलावा महागुरु अरमान कौन है और महागुरु अरमान का नाम क्या है जैसे सवाल दूसरे और तीसरे नंबर पर आ गए। कुछ सेल्फ मीडिया वेबसाइट्स ने तो अपने होम पेज पर चमत्कारी डॉक्टर महागुरु अरमान की तलाश में पूरा शहर हेडलाइन छापी, जिसमें महागुरु अरमान को सीधे एक भगवान वाले डॉक्टर के बराबर बताया गया। इस बीच शिवगढ़ की सड़कों पर एक ऐसा नज़ारा देखने को मिल रहा था जो मज़ेदार भी था और चिढ़ाने वाला भी। हाथों में फ़ोन लिए युवाओं का एक झुंड दाववादी कपड़े या कशाय पहने भविष्य बताने वालों के पीछे भाग रहा था और पूछ रहा था, माफ़ करना, क्या तुम महागुरु अरमान हो? भाड़ में जाए, मैंने सैकड़ों बार कहा है, मैं महागुरु अरमान नहीं हूँ, मैं महागुरु अरमान नहीं हूँ। मैं तो बस फुटपाथ पर किस्मत बताने वाला एक इंसान हूँ जो अपना गुजारा कर रहा है, प्लीज़ मुझे जाने दो। मैं बड़ी मुश्किल से अबन मैनेजमेंट से बचकर निकला था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं तुम छोटे कमीनों के हाथों पर जाऊंगा। इस दिन ये कहा गया कि कोई भी दाववादी कपड़े या ऐसे कपड़े पहनने की हिम्मत नहीं करता था जिससे वो महागुरु जैसा दिखे, और कोई चारा नहीं था।
जो कोई भी ऐसे कपड़े पहनकर बाहर निकलने की हिम्मत करता, मिनटों में दर्जनों फोनों से उसका वीडियो बन जाता और लोग वीडियो बनाते हुए पूछते, हेलो, माफ करना, क्या तुम महागुरु अरमान हो? महागुरु अरमान, तुम्हारे दादा होंगे महागुरु, मैं कहता हूँ। अल्पविराम। पूरे शिवगढ़ को महागुरु अरमान की तलाश में पागल होते देख डायरेक्टर डॉक्टर आलोक बैनर्जी और डायरेक्टर डॉक्टर राधिका नायर, जो इस सब के पीछे थे, अपनी चालाक मुस्कान नहीं रोक पाए। जी हाँ, ये पूरा मामला एक ऐसा ऑपरेशन था जिसे उन्होंने मिलकर प्लान किया था, जिसमें उन्होंने अपनी साझा साख का फायदा उठाया था। चूंकि उन दोनों में से किसी के पास भी महागुरु अरमान की कॉन्टैक्ट जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने बस पूरे शिवगढ़ शहर को उसे ढूंढने के काम में लगा दिया। उन्हें यकीन था कि जैसे ही वे जॉइंट स्टेटमेंट जारी करेंगे, ये शिवगढ़ में आग लगा देगा। और वाकई, सिर्फ एक सुबह में पूरा शिवगढ़ महागुरु अरमान की तलाश के पागलपन में डूब गया था। ऑफिस की फर्श से छत तक फैली खिड़की के सामने खड़ी डायरेक्टर डॉक्टर राधिका नायर कांच के पार बाहर की भीड़ भाड़ को देख रही थीं। उनके होंठ अनजाने में एक मुस्कान में बदल गए और उन्होंने धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा, महागुरु अरमान, तुम लो प्रोफाइल रहना चाहते हो। मैं जानबूझकर तुम्हें तुम्हारे तरीके से नहीं चलने दूंगी। भूल न मत, मेरे पास अभी भी तुम्हारा वो जादुई तकनीक दिखाते हुए वीडियो है। जैसे ही उन्होंने ये सोचा, डायरेक्टर डॉक्टर राधिका नायर को लगा कि उन्होंने महागुरु अरमान को पूरी तरह से पछाड़ दिया है और जीतने का वो एहसास उन्हें काफ़ी खुशी दे रहा था। तभी डायरेक्टर डॉक्टर राधिका नायर के ऑफिस का फ़ोन बज उठा, जिसने उन्हें उनके ख्यालों से बाहर निकाला। जैसे ही उन्होंने फ़ोन उठाया, उन्हें डायरेक्टर डॉक्टर आलोक बैनर्जी की घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी, डायरेक्टर राधिका, जल्दी करो, अपने फ़ोन में टिकटॉक खोलो, तुम्हें एक अनचाहा सरप्राइज़ मिलेगा। इतना कहकर फ़ोन के दूसरी तरफ से आवाज़ आनी बंद हो गई, जिससे डायरेक्टर डॉक्टर राधिका नायर उलझन में पड़ गईं। हालांकि उनके फ़ोन में टिकटॉक ऐप था, लेकिन वो इसका इस्तेमाल बहुत कम करती थीं। आखिरकार वो काम में बहुत बिजी रहती थीं और उनके पास टाइम नहीं होता था। जब उन्होंने टिकटॉक ऐप पर टैप किया तो होम पेज पर तुरंत एक वीडियो रिकमेंडेशन पॉपअप हुआ, महागुरु अरमान की रसायन विद्या, जिसमें 2,22,000 हाथ्स, 8,454 कमेंट्स और 43,000 शेयर्स थे। महागुरु अरमान, रसायन विद्या, इतने सारे व्यूज़। डायरेक्टर डॉक्टर राधिका नायर ने प्ले बटन पर क्लिक किया और स्क्रीन पर तुरंत आग का एक चमकता हुआ गोला दिखाई दिया। रोशनी के बीच एक नौजवान बैठा था। उसका चेहरा साफ नहीं था, लेकिन उसका ध्यान केंद्रित चेहरा साफ महसूस हो रहा था। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके बाएं हाथ की लौ इतनी असली लग रही थी, जिसमें किसी भी स्पेशल इफेक्ट का नामोनिशान नहीं था। और वो वहां बैठा था, उसका चेहरा उसकी हथेली की लौ से रोशन था, जो पूरी तरह साफ नहीं था। उसका दाहिना हाथ लौ में लगातार जड़ी बूटियां डाल रहा था और जड़ी बूटियां छूते ही तुरंत पिघल जाती थी। ये सच में प्राचीन रसायन विद्या थी। डायरेक्टर डॉक्टर राधिका नायर को लगा कि उनका दिल बैठ जाएगा। उन्होंने उस सुबह ही एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया था, खास तौर पर इस महागुरु अरमान को खोजने के लिए। उनके अंदाजे के मुताबिक कोई भी खबर सामने आने में कम से कम कुछ दिन लगने थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्हें इतनी जल्दी खबर मिल जाएगी। जिस यूज़र ने शॉर्ट वीडियो पोस्ट किया था, उस पर क्लिक करने पर डायरेक्टर डॉक्टर राधिका नायर ने देखा कि यूज़र का निकनेम समर स्नो था। इसके अलावा कोई और जानकारी नहीं थी। वो शुरुआत में यूज़र को एक प्राइवेट मैसेज भेजकर महागुरु अरमान की कॉन्टैक्ट जानकारी मांगना चाहती थी, लेकिन सिस्टम पर एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ, इस यूज़र को बहुत ज़्यादा प्राइवेट मैसेज मिले हैं और इस यूज़र के लिए प्राइवेट मैसेजिंग सुविधा को अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन को देखकर डायरेक्टर डॉक्टर राधिका नायर को अचानक लगा कि उन्होंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, और उन्हें ये बात मज़ेदार भी लगी और चिढ़ाने वाली भी। अल्पविराम। शिवगढ़ शहर की एक रहस्यमयी पुरानी चीनी स्टाइल की इमारत के अंदर सफ़ेद बालों वाले एक बुजुर्ग ने गंभीर चेहरे के साथ स्क्रीन की ओर देखा। उसने वीडियो को कई बार देखा, फिर अपने सामने घुटनों के बल बैठे अपने आदमियों को आदेश दिया, अगर हमारी परिषद उसे अपने काम में ला सके तो ये सबसे अच्छा होगा, अगर नहीं तो उसे मिटा दो। अध्याय 94, गर्मियों की छुट्टियों की शर्त। टिकटॉक, चीन का एक जाना माना शॉर्ट वीडियो ऐप, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे 1 अरब से ज़्यादा बार डाउनलोड किया गया है। 1 अरब डाउनलोड, ये कैसा कॉन्सेप्ट है? ये गिनती वीचैट और अलीपे के कुल डाउनलोड्स को मिलाकर भी ज़्यादा है। ये कहना लगभग सेफ है कि चाहे उम्र या जेंडर कुछ भी हो, जिसके पास भी स्मार्टफोन होगा, उसके डिवाइस में टिकटॉक ऐप ज़रूर होगा। युवाओं के बीच तो यह ऐप और भी मशहूर है और अपने टिकटॉक फॉलोअर्स की गिनती बढ़ाना उनके लिए सबसे बड़ी खुशी और चाहत बन गया है। समर स्नो, सिया ओबरॉय का टिकटॉक यूज़र नेम है, जिसे दुनिया में कुछ अनोखा दिखाने के मकसद से चुना गया था। उसकी अपनी राय में ये बहुत ही कलात्मक यूज़र नेम है। टिकटॉक कम्युनिटी के एक युवा सदस्य के तौर पर वो अक्सर अपना फ़ोन निकालकर अपने आसपास की घटनाओं को रिकॉर्ड करती थी और अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए उन्हें टिकटॉक पर अपलोड करती थी। लेकिन वो चाहे वीडियो के टाइटल के लिए कितना भी दिमाग क्यों न लगा ले, उसके वीडियो वायरल ही नहीं होते थे।
उसके हर शॉर्ट वीडियो पर सिर्फ कुछ 100 व्यूज़ ही आते थे, जो टिकटॉक इस्तेमाल करने वाले उसके दोस्तों की तुलना में बहुत ही कम आंकड़ा था। अगर सिया को हिंदी नोवेल मास्टर टेलीग्राम चैनल के बारे में पता होता तो शायद उसे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। नए सेमेस्टर की शुरुआत नज़दीक आने के साथ ही सिया ओबरॉय बहुत परेशान महसूस कर रही थी, क्योंकि समर वेकेशन एग्रीमेंट जो उसने अपने क्लासमेट्स के साथ किया था वो खत्म होने वाला था। अगर स्कूल शुरू होने से पहले वो अपने टिकटॉक फॉलोअर्स 50,000 तक नहीं बढ़ा पाई तो उसे सामने वाले की रखी कोई भी शर्त माननी पड़ेगी। ये शुरू में सिया ओबरॉय और टिकटॉक पसंद करने वाली लड़कियों के एक ग्रुप के बीच महज एक आम शर्त थी। आखिरकार बच्चों का अपना एक स्वभाव होता है और बिजनेस में बड़ों द्वारा किए जाने वाले एग्रीमेंट्स की नकल करना उनके लिए काफ़ी नॉर्मल है। इसका नतीजा आमतौर पर यह होता था कि जो कोई भी टास्क पूरा नहीं कर पाता उसे सज़ा के तौर पर सबको खाना खिलाना पड़ता था या ऐसा ही कुछ करना पड़ता था। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। शर्त वाले ग्रुप की लड़कियों ने एकमत से तय किया कि अगर किसी के फॉलोअर्स 50,000 तक नहीं पहुँचे तो वे उसके कपड़े उतार देंगी और उसे स्पोर्ट्स फील्ड के चक्कर लगवाएंगी। स्कूल शुरू होने में सिर्फ 2 दिन बचे थे और उसके फॉलोअर्स की मौजूदा गिनती बमुश्किल 1,000 को पार कर पाई थी। 2 दिनों में 50,000 फॉलोअर्स तक पहुंचना सिया ओबरॉय के लिए बिल्कुल नामुमकिन था। अगर वो अभी फॉलोअर्स खरीदने के लिए पैसे भी खर्च कर दे तो भी उसे 2 दिनों में 50,000 फॉलोअर्स नहीं मिलेंगे। मैंने पहले ही कहा था, सिया ओबरॉय टिकटॉक के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। देखो वो रोज़ क्या वीडियो बनाती है, या तो विलो के पेड़ या झीलें, ऐसे बोरिंग कंटेंट को कौन देखेगा। एग्रीमेंट ग्रुप की लड़कियों ने, जिन्हें जीतने की उम्मीद नजर आ रही थी, उसका मजाक उड़ाने के लिए तेजी से आगे कदम बढ़ाया। एट समर स्नो, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे टिकटॉक फॉलोअर्स तेजी से बढ़ें तो तुम्हें बस अपना चेहरा दिखाना है। अगर इतना काफ़ी नहीं है तो सेक्सी बिकिनी पहनो और अपने पैरों का वीडियो बनाओ। तुम इतनी सुंदर हो, ऐसा वीडियो यकीनन पूरे इंटरनेट पर आग लगा देगा। ऊपर वाले, क्या तुम अभी भी सिया ओबरॉय को स्पोर्ट्स फील्ड में नंगा दौड़ते हुए देखना चाहते हो या नहीं? बिल्कुल, तारा कपूर, क्या घटिया आइडिया है। मैं सिया ओबरॉय के नंगे दौड़ने का वीडियो बनाकर टिकटॉक पर अपलोड करने का प्लान बना रही थी, उससे यकीनन लाखों फॉलोअर्स मिल जाएंगे। लेकिन तुम्हारा आइडिया असल में काफ़ी अच्छा है। अगर यशवंत ओबरॉय को पता चल गया कि सिया ओबरॉय टिकटॉक पर इस तरह से जलवे बिखेर रही है तो क्या तुम्हें लगता है कि वो इतने गुस्से में होंगे कि मर ही जाएंगे? हमने आखिरकार सिया ओबरॉय को फंसाने के लिए ये जाल बुना है। अगर तुम, तारा कपूर, इसे बर्बाद कर दोगी तो हम तुम्हें नंगा कर देंगे और दौड़ाएंगे। सना मेहरा, तुमने राज खोल दिया। सिया ओबरॉय के देखने से पहले इसे जल्दी से वापस ले लो। मैं इसे वापस नहीं लूंगी, वो मेरा क्या बिगाड़ सकती है। सिर्फ 2 दिन बचे हैं, भले ही सिया ओबरॉय फॉलोअर्स खरीद ले तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। जब उसका न्यूड वीडियो लीक होगा तो मुझे नहीं लगता कि यंग मास्टर ध्रुव उसे फिर कभी पसंद करेंगे। सिर्फ यंग मास्टर ध्रुव ही उसे नापसंद नहीं करेंगे। मेरा तो यह मानना है कि लौह शरीर वाले यशवंत ओबरॉय गुस्से से मर जाएंगे। हा 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 हा। लेकिन क्या हम जो कर रहे हैं वो वाकई सही है? क्या हमें यशवंत ओबरॉय के इंतकाम से डर नहीं लगता? क्या हमारे माता पिता हमें पीट पीट कर मार नहीं डालेंगे? तारा कपूर, सूर्यवंशी एस्टेट अब पूरी तरह से राजवंश एनक्लेव को निशाना बना रहा है। खुद ओबरॉय परिवार गहरी मुसीबत में है, छोटी सिया ओबरॉय की परवाह करने का टाइम किसके पास है? इसके अलावा सिया ओबरॉय को नंगा करना और उसे दौड़ाना यकीनन ओबरॉय परिवार के लिए एक जानलेवा झटका होगा। हमारे माता पिता, जो सूर्यवंशी एस्टेट के प्रति अपनी वफादारी जताना चाहते हैं, हमारी तारीफ करेंगे, वो हमें शायद ही पीटेंगे। सना मेहरा को सपोर्ट, जोड़ एक ... जब सिया ओबरॉय ने ये देखा तो वो गुस्से से कांप रही थी और उसके हाथ से फ़ोन लगभग छूट ही गया था। उसने शुरू में सोचा था कि यह महज एक छोटा सा एग्रीमेंट और मजाक है, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह सना मेहरा द्वारा बिछाया गया एक बड़ी बारीकी से तैयार किया गया जाल होगा। सना मेहरा साहिल मेहरा की छोटी बहन है, जो राजवंश एनक्लेव का हेड है और पूरे मेहरा परिवार की तरह ओबरॉय परिवार का एक कुत्ता था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि मेहरा परिवार ने सूर्यवंशी एस्टेट से जा मिलने का इरादा बहुत पहले ही बना लिया था और वो खुद लंबे समय से सूर्यवंशी एस्टेट के यंग मास्टर ध्रुव गोयनका को पसंद करती थी, लेकिन ध्रुव गोयनका को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके उलट, हालांकि ध्रुव गोयनका सूर्यवंशी एस्टेट से था, लेकिन वो सिया ओबरॉय के बेहद करीब था। इससे सना मेहरा के मन में नफरत पैदा हो गई और उसने अपनी सारी नफरत सिया ओबरॉय पर उड़ेल दी। ऊपर से देखने में वो सिया ओबरॉय की अच्छी दोस्त और बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन चुपके से उसने बड़ी बारीकी से ऐसा जाल तैयार किया था। सीधी सादी सिया ओबरॉय को कैसे पता चलता कि यह एक मौत का कुआं होगा? टिकटॉक पर अपने फॉलोअर्स की दयनीय रूप से कम गिनती देखकर सिया ओबरॉय ने अनजाने में अपने पैरों की ओर देखा, सोच रही थी क्या उसे सच में फॉलोअर्स हासिल करने के लिए कुछ अश्लील वीडियो बनाने चाहिए।
अगर दादाजी ने यह वीडियो देख लिया तो यकीनन वो खून की उल्टियां करने की हद तक गुस्सा होंगे, है ना? लेकिन अगर उसके फॉलोअर्स 50,000 तक नहीं पहुंचे तो वो सच में उसे स्पोर्ट्स फील्ड पर नंगा कर देंगे और फिर ओबरॉय परिवार की साख पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगी। क्या मैं दादाजी को बता दूं? नहीं, ओबरॉय परिवार इस वक्त दुश्मनों से घिरा हुआ है और दादाजी जरूर परेशान होंगे। क्या अभी उनके पास जाना उनकी मुसीबतें बढ़ाना नहीं होगा? परेशान होकर सिया ओबरॉय बिना किसी मकसद के अपने फ़ोन के साथ छेड़छाड़ कर रही थी। तभी अचानक टिकटॉक का एक बहुत ही अजीब वीडियो उसकी आंखों के सामने आया। स्क्रीन पर लोगों की एक भीड़ दाऊवादी कपड़े पहने एक भविष्य बताने वाले का पीछा कर रही थी और उसका पीछा करते हुए चिल्ला रही थी, क्या तुम महागुरु अरमान हो? जब उसने दोबारा डेटा देखा तो लाइक्स असल में 10,000 को पार कर चुके थे। सैकड़ों कमेंट्स और शेयर्स थे। इतने सिंपल वीडियो ने सच में ऐसे रिजल्ट हासिल किए जिससे सिया ओबरॉय हैरान रह गई। इतना ही नहीं, इस तरह के वीडियो पोस्ट करने वाले कई यूजर्स थे और उनका डेटा भी। हैरानी वाली बात यह है कि इस वीडियो के बराबर ही था। सिर्फ इतना ही नहीं, कई टिकटॉक वीडियो इस महागुरु अरमान को इंट्रोड्यूस कर रहे थे और उनकी तारीफ कर रहे थे कि वो लगभग एक भगवान हैं। लेकिन कुछ ही लाइनों में सिया ओबरॉय ने तुरंत अंदाज़ा लगा लिया कि यह महागुरु अरमान कोई और नहीं बल्कि महागुरु अरमान आहूजा थे। क्या हो रहा है? हर कोई महागुरु अरमान को क्यों ढूंढ रहा है? सिया ओबरॉय ने मन ही मन सोचा, ऐसा लगता है कि जिस भी वीडियो में महागुरु अरमान शब्द होते हैं वो वायरल हो जाता है। महागुरु अरमान, क्या मेरे फ़ोन में असली महागुरु अरमान की रसायन विद्या करते हुए एक वीडियो नहीं है? डूबते को तिनके का सहारा, अगर यह वायरल हो गया तो क्या होगा? पलक झपकते ही सिया ओबरॉय का दिमाग तेजी से दौड़ा। फिर उसने तुरंत लिविंग रूम में रसायन विद्या करते हुए अरमान आहूजा का वो वीडियो टिकटॉक पर अपलोड कर दिया जो उसने चुपके से बनाया था। इसके बाद लंबा इंतजार शुरू हुआ। 10 मिनट बीत गए और वीडियो में कोई हलचल नहीं दिखी। सिया ओबरॉय को लगा कि इस बार उसका काम तमाम हो गया। हालांकि तभी वीडियो पर अचानक एक कमेंट पॉप अप हुआ, अरे बाप रे, स्पेशल इफेक्ट्स इतने असली हैं। क्या सच में महागुरु अरमान रसायन विद्या कर रहे हैं? जल्दी से इसे मेरे दोस्तों को देखने के लिए फॉरवर्ड करो। उसके बाद कमेंट्स की एक ज़बरदस्त लहर दौड़ गई। इतने पास से शूट किया गया है, वीडियो अपलोड करने वाला कहीं महागुरु अरमान को जानता तो नहीं है? क्या वीडियो अपलोड करने वाली महागुरु अरमान की लेजेंडरी पर्सनल मेड हो सकती है? अपलोडर, मैं तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ, प्लीज़ हमें महागुरु अरमान के बारे में और जानकारी दो। अपलोडर, अपने प्राइवेट मैसेज चेक करो, मैं महागुरु अरमान की एक जादुई गोली के लिए 10 लाख रुपये देने को तैयार हूँ। मैं 1 करोड़ की पेशकश करूँगा। ... सिया ओबरॉय ने अपना लगातार वाइब्रेट कर रहा फ़ोन पकड़ा हुआ था। एक के बाद एक प्राइवेट मैसेज की बाढ़ आ रही थी। उसने बस लापरवाही से उन पर नज़र डाली और देखा कि उसके प्राइवेट मैसेज लिस्ट में टिकटॉक के कई बड़े नाम थे। उन सभी ने एक ही समय पर उसका टिकटॉक शेयर किया था और उम्मीद की थी कि वो महागुरु अरमान के बारे में और जानकारी दे सकेगी। फॉलोअर्स की गिनती दोबारा देखने पर सिर्फ आधे घंटे में ये 50,000 को पार कर चुकी थी और यह नंबर अभी भी बढ़ रहा था। इतने पागल कर देने वाले नंबर्स देखकर सिया ओबरॉय के मुंह से सिर्फ यही निकला, महागुरु अरमान सच में भगवान हैं। जैसे ही सिया ओबरॉय खुशी से झूम उठी, एक हाईलाइट किया हुआ प्राइवेट मैसेज अचानक पॉपअप हुआ, कृपया महागुरु अरमान की असली पहचान बताओ वरना तुम्हारा ओबरॉय परिवार तबाह हो जाएगा। अध्याय 95, धरोहर मार्ग पर खजाने की खोज। सिया ओबरॉय ने शुरू में ऐसे कमेंट्स पर कोई ध्यान नहीं दिया। आखिरकार ओबरॉय परिवार की पोती होने के नाते पिछले कुछ सालों में उसे न जाने कितनी धमकियां मिली थीं और वो बुनियादी तौर पर इन बातों से बेपरवाह हो चुकी थी। हालांकि उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो रियल लाइफ में नहीं बल्कि ऑनलाइन थी। उसकी रजिस्टर्ड पहचान छिपी हुई थी और उसकी बहुत सी जानकारी टिकटॉक के बैकएंड पर भी अपलोड नहीं की गई थी। तो सामने वाले को कैसे पता चला कि वो ओबरॉय परिवार से है? ये सोचकर सिया ओबरॉय की पीठ पर ठंडा पसीना आ गया और उसने दोबारा अपने फ़ोन को देखने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि सामने वाला स्क्रीन से रेंगता हुआ बाहर आ जाएगा। हालांकि सिया ओबरॉय ने अपना फ़ोन देखना बंद कर दिया था, लेकिन उसके द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो को पागलों की तरह शेयर किया जा रहा था। लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स में तेज़ी से होने वाली बढ़ोतरी ने टिकटॉक की टेक्निकल टीम को शुरू में ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि कोई दुर्भावनापूर्ण तरीके से ट्रैफिक बढ़ा रहा है। हालांकि अपने डेटा के विश्लेषण के बाद उन्हें पता चला कि सभी यूजर्स असली और वैलिड फैंस थे। दूसरे शब्दों में, ये डेटा असली और भरोसेमंद था। लेकिन उन्हें एक समस्या भी मिली, वीडियो शेयर करने वाले लगभग सभी यूजर्स शिवगढ़ शहर के थे। इसका मतलब था कि वीडियो ने सचमुच पूरे शिवगढ़ शहर में धूम मचा दी थी। आखिर महागुरु अरमान है कौन? शिवगढ़ शहर के नागरिक उसे इतना क्यों पूज रहे हैं? ये सवाल टिकटॉक टेक्नीशियन के दिमाग में लगातार घूम रहा था जो डेटा एनालिसिस के लिए जिम्मेदार था। लेकिन अंत तक उसे कोई जवाब नहीं मिला।
उसने बस समर स्नो निकनेम वाली यूज़र को फॉलो किया, इस उम्मीद में कि जब वो अगली बार अपडेट करेगी तो वो महागुरु अरमान के बारे में कुछ काम की जानकारी पा सकेगा। अल्पविराम। राजवंश एन्क्लेव मेहरा परिवार की हवेली। सना मेहरा ने आज का टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए अपने सबसे छोटे कपड़े पहने थे। उसके फॉलोअर्स की गिनती पहले ही 50,000 पार कर चुकी थी और 70,000 की तरफ बढ़ने का हल्का सा ट्रेंड भी था। वो और मेहनत करने और 1 लाख फॉलोअर्स तक पहुंचने का प्लान बना रही थी। अगर उसने ऐसा कर लिया तो वो स्कूल में टिकटॉक चलाने वाले टॉप स्टूडेंट्स में शामिल हो जाएगी। इसके अलावा जब वो सिया ओबरॉय का नंगा वीडियो अपलोड करेगी तो उसे और भी ज़्यादा लोग देखेंगे। संतुष्ट होने से पहले उसने इसे कई बार रिकॉर्ड किया, फिर अपलोड करने से पहले एक काफ़ी आकर्षक टाइटल सोचा। उसके बाद का समय उसके लिए हर दिन की सबसे बड़ी खुशी का पल होता था, अपने फॉलोअर्स की गिनती चेक करना, फिर सिया ओबरॉय के फॉलोअर्स की गिनती चेक करना। इस तुलना ने उसे गहरी संतुष्टि दी। यह एहसास कि सिया ओबरॉय के कुल फॉलोअर्स उसके अपने फॉलोअर्स के एक छोटे से हिस्से से भी कम थे, उसे बहुत सुखद एहसास देता था। क्या तुम, सिया ओबरॉय, एक राजकुमारी की तरह पवित्र नहीं मानी जाती हो? इस बार मैं तुम्हारे सारे कपड़े उतार दूंगी, अंदर और बाहर दोनों से, और शिवगढ़ शहर के सभी लोगों को बिना कपड़ों के तुम्हारा वो घटिया रूप देखने दूंगी। सना मेहरा ने सिया ओबरॉय के टिकटॉक होम पेज पर क्लिक करते हुए यही सोचा था। वो सिया ओबरॉय का मजाक उड़ाने के लिए उसे प्राइवेट मैसेज भेजने के लिए तैयार थी। हालांकि जब उसने आज सिया ओबरॉय के फॉलोअर्स की गिनती देखी तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। 2 लाख। सना मेहरा चिल्लाए, अपनी शालीनता भूलकर, और लगभग अपना फ़ोन फर्श पर गिरा ही दिया। नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। वो सिर्फ कुछ ही घंटों में करीब 2 लाख नए फॉलोअर्स कैसे हासिल कर सकती है? अगर उसने फॉलोअर्स खरीदने के लिए पैसे भी दिए हों तो भी यह इतनी जल्दी नहीं हो सकता, या फिर उसका अकाउंट बैन हो जाएगा। तो उसने ये कैसे किया? या क्या वो अपना अकाउंट बैन कराने के लिए पहले ही तैयार हो चुकी है? ये सोचकर सना मेहरा ने तुरंत बहुत ज़्यादा राहत महसूस की, क्योंकि उसके दिमाग में उसने पहले ही तय कर लिया था कि सिया ओबरॉय फॉलोअर्स खरीद रही है और जल्द ही बैन हो जाएगी। इसलिए उसने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और स्कूल के पहले दिन सिया ओबरॉय का सामना करने का इंतज़ार करने लगी। अल्पविराम। जब पूरा शिवगढ़ शहर महागुरु अरमान को ढूंढ रहा था, अरमान आहूजा अकेले ही विंटेज गली में पहुंच गया था। उसने चिराग ओबरॉय से कहकर शेरा को शिखर स्वर्ग विला भिजवा दिया था। तभी चिराग ओबरॉय को एहसास हुआ कि अरमान आहूजा के एक व्यक्ति को उधार मांगने का मकसद ये था कि वो मायरा सिंघानिया के ड्राइवर और अंगरक्षक के रूप में काम कर सके। तान्या बजाज वाली पिछली घटना के बाद से अरमान आहूजा मायरा सिंघानिया के लिए एक सही अंगरक्षक की तलाश में था। हालांकि वो यकीनन खुद इस काम को संभाल सकता था, लेकिन वो बहुत बिजी था और हमेशा मायरा सिंघानिया के साथ नहीं रह सकता था। उसे तुरंत शेरा का ख्याल आया। पहला तो ये कि उसकी ताकत काफ़ी थी, और दूसरा ये कि चूंकि वो पहले एक बार मायरा सिंघानिया को बचा चुका था, इसलिए उसके अंगरक्षक के तौर पर काम करना एक जाना पहचाना काम होगा। जहां तक उसके शरीर पर लगी चोटों का सवाल है, अरमान आहूजा के लिए वो बस अपनी उंगलियां हिलाकर चीख की जा सकती थीं और यह उसके फैसले को बदलने वाला कोई कारण नहीं था। विंटेज गली बोलचाल का आम नाम था, असल में पूरा नाम धरोहर मार्ग था, जो सरकार द्वारा खास तौर पर पुरानी चीज़ों के बिजनेस के लिए मंजूर की गई एक सड़क थी। सड़क के दोनों ओर मौजूद अलग अलग पुरानी चीज़ों की दुकानों के अलावा कई तरह के स्टॉल भी थे जिन पर पुरानी चीज़ों का ढेर लगा था, जो बहुत ही देहाती लग रहे थे। अरमान आहूजा काफ़ी समय से यहाँ आना चाहता था, लेकिन उसे कभी समय नहीं मिला। इस सफ़र में वो मुख्य रूप से अपनी किस्मत आजमाना चाहता था और ये देखना चाहता था कि क्या उसे 1 या 2 पुरानी चीज़ें मिल सकती हैं जो उस पहाड़ की चोटी पर मौजूद फॉर्मेशन के लिए एक और जादुई कलाकृतियों के रूप में काम कर सके, जिसे वो सेट करने वाला था। मूल स्थापना स्तर मध्य चरण में प्रवेश करने के बाद से अरमान आहूजा को साधना की कठिनाई का तेजी से एहसास हो रहा था। उसे मूल स्थापना स्तर प्रारंभिक चरण में प्रवेश करने में केवल 1 रात लगी थी और मूल स्थापना स्तर मध्य चरण में प्रवेश करने में केवल कुछ दिन लगे थे। लेकिन अब आगे बढ़ने के लिए अरमान आहूजा को आध्यात्मिक ऊर्जा की भारी ज़रूरत महसूस हो रही थी। जब तक उसे कोई दैवीय अवसर न मिल जाए, केवल इस दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा पर निर्भर रहना बस ख्याली पुलाव पकाने जैसा था। हालांकि अरमान आहूजा चलते रहे, कई पुरानी चीज़ों की दुकानों को चेक किया, लेकिन उन्हें कुछ भी सही नहीं मिला। यहाँ तक कि जो सामान वो अपनी दुकान के सबसे बड़े खजाने के तौर पर बाहर लाए थे, हालांकि वो सदियों पुराने थे, लेकिन उनके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा का कोई प्रवाह नहीं था। उन्हें सबसे बुनियादी अधिग्रहित जादुई कलाकृतियां भी नहीं माना जा सकता था। जन्मजात जादुई कलाकृतियों की तो बात ही छोड़िए, वहाँ एक भी नहीं थी। अगर वो अनंत ब्रह्मांड में होता तो वो ईश्वरीय कलाकृतियां भी जिनके लिए लोग लड़ते थे, अरमान आहूजा की नज़र में कबाड़ के ढेर से ज़्यादा कुछ नहीं होती। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि धरती पर वो सबसे निचले दर्जे की जादुई कलाकृति भी नहीं ढूंढ पाएगा। ऐसा लग रहा था कि धरती सचमुच अब अमर साधना के लिए सही जगह नहीं रह गई थी।
हालांकि अरमान आहूजा निराश नहीं था। आखिरकार धरती पहले से ही कलियुग में थी। अगर कोई जादुई कलाकृति ढूंढना इतना ही आसान होता तो ये सचमुच परेशानी वाली बात होती। आराम से देखने का रवैया अपनाते हुए अरमान आहूजा धरोहर मार्ग के आखिर में स्थित सम्राट एंटेक्स नाम की पुरानी चीज़ों की सबसे बड़ी दुकान में चला गया। सम्राट चीन के सबसे पुराने राजवंशों में से एक था। नाम में सम्राट का उपयोग करने की हिम्मत दिखाना यह साबित करता था कि इस पुरानी चीज़ों की दुकान की नींव सचमुच असाधारण थी। जैसे ही अरमान आहूजा ने मुख्य दरवाजे से प्रवेश किया, उसे एक देहाती आभा महसूस हुई। दुकान के प्रवेश द्वार की तरह सब कुछ पुरानी चीज़ों की नकल करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिससे पूरी दुकान सम्राट के शाही महल जितनी गरिमापूर्ण और भव्य बन गई थी। अंदर की जगह उसकी कल्पना से भी ज़्यादा फैली हुई थी। धरोहर मार्ग पर, जहां ज़मीन की कीमत बहुत ज़्यादा थी, अकेले स्टोरफ्रंट की ही भारी कीमत रही होगी। दुकान के अंदर ग्राहक छोटे छोटे समूहों में बिखरे हुए थे और अपनी पसंद का सामान ढूंढ रहे थे, जिनमें हानफू पहने हुए स्वागत करने वाली युवा युवतियां शामिल थीं। हालांकि अरमान आहूजा को अंदर आए कुछ समय हो गया था, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसका ध्यान रखने नहीं आया। इन पुरानी चीज़ों की दुकान के कर्मचारियों में से कौन टूथपिक की तरह तेज नज़र वाला नहीं था। लोगों को भांपने की उनकी क्षमता बिल्कुल फर्स्ट क्लास थी। जैसे ही अरमान आहूजा ने प्रवेश किया, उन्होंने पहले ही सिर से पैर तक उसे गौर से देख लिया था। वो हाई स्कूल के छात्र जैसा दिखता है, साधारण कपड़े पहने हुए है और उसके आकर्षक बर्ताव के अलावा उसकी कोई बड़ी खास बात नहीं है। वो सेवा करने लायक नहीं है। अरमान आहूजा ने इस बात का बुरा नहीं माना और दुकान में पुरानी चीज़ों को देखने पर ध्यान लगाया। उसने शुरू में सोचा था कि वो इस बार भी निराश होकर लौट जाएगा, लेकिन जल्दी ही वो दुकान के अंदर एक ऐसी अंगूठी की ओर आकर्षित हो गया जिस पर किसी और का ध्यान नहीं गया था। अध्याय 96। आखिर हम सब बहुत खास हैं और तुम्हारी इस गरीबी की बदबू को बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह अंगूठी डिस्प्ले केस के सबसे दूर वाले कोने में रखी थी, पीतल की अंगूठियों के एक ढेर के साथ, और इसमें कुछ भी खास नहीं लग रहा था। अंगूठी पर धूल की एक हल्की परत जमी थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे लंबे समय से किसी ने इसे छुआ तक न हो। साफ तौर पर एक अनपॉपुलर और सस्ता आइटम। अगर अरमान आहूजा को इसमें से एक प्राचीन और पुरानी ऊर्जा का एहसास न हुआ होता तो वह इसे मुड़कर भी न देखता। और यह ऊर्जा, अरमान आहूजा इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता था, यह न तो स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा थी, न ही घोर तामसिक ऊर्जा, बल्कि एक हल्की, लगभग न के बराबर महसूस होने वाली असुरी ऊर्जा थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि पृथ्वी पर इस कलियुग में मुझे असुरी ऊर्जा वाले किसी जादुई हथियार का सामना करना पड़ेगा। अरमान आहूजा को सच में यह थोड़ा अविश्वसनीय लगा। तार्किक रूप से देखा जाए तो पृथ्वी पहले से ही कलियुग के दौर में है, जहां मानव साधक ही न के बराबर बचे हैं, तो असुरों की बात ही छोड़ दो, जिनके लिए साधना करना और भी ज़्यादा मुश्किल है। ये कहानी हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी नोवेल मास्टर द्वारा अपलोड की गई है। इसके अलावा अगर पृथ्वी पर सच में अभी भी असुर मौजूद होते तो शायद मानव साधकों ने उन्हें बहुत पहले ही मार डाला होता। आखिर जो हमारे जैसे नहीं हैं, उनके दिल भी अलग ही होंगे। ये सोच पृथ्वी पर बहुत गहराई से बैठी हुई है। विरोधियों को खत्म करना और बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकना इंसानों द्वारा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके हैं। हालांकि ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि इस अंगूठी पर मौजूद ऊर्जा असुरी ऊर्जा थी कि पृथ्वी पर बचे हुए कुछ साधकों ने इसे नहीं छीना था। बहुत पुरानी होने के कारण इस अंगूठी पर मौजूद असुरी ऊर्जा अब पहले जैसी ताकतवर नहीं थी, और ऊपर से मौजूदा कलियुग का समय, ऐसा अनुमान है कि बहुत से मानव साधक इस असुरी ऊर्जा को पहचान भी नहीं पाए होंगे। यही वजह है कि यह अंगूठी यहाँ इतने सुरक्षित और बिना किसी की नज़र में आए पड़ी रह सकी। नौचक्र कायाकल्प विद्या दुनिया की सभी आदि प्राण ऊर्जा को शुद्ध कर सकती है, और यह असुरी ऊर्जा भी इसका अपवाद नहीं है। हालांकि इस अंगूठी में मौजूद असुरी ऊर्जा बहुत ही कमज़ोर है, इतनी नहीं कि अरमान आहूजा इसके बारे में सोचे भी, और अगर इसे साधना के लिए इस्तेमाल भी किया जाए तो इससे ज़्यादा प्रगति नहीं होगी। फिर भी कुछ न होने से कुछ होना बेहतर है। और इस अंगूठी को पहाड़ की चोटी वाले महासरणी को स्थापित करने के लिए एक स्थिर करने वाली वस्तु के रूप में इस्तेमाल करना, भले ही महासरणी पूरी तरह से काम न करे, लेकिन यह अपनी 70 से 80% क्षमता पर तो काम करेगा ही। अपना मन बनाने के बाद अरमान आहूजा अंगूठी निकालने के लिए पारंपरिक लिबास पहने एक रिसेप्शनिस्ट लड़की को ढूंढने के लिए तैयार हुआ। तभी एंट्री गेट पर अचानक एक जोरदार हंगामा मच गया, जो आमतौर पर बेहद शांत रहने वाले सम्राट एंटेक्स में बहुत ही अजीब लग रहा था। वाह, ये तो छोटे गोयनका ध्रुव गोयनका हैं। यार, ये कितने हैंडसम हैं। छोटे गोयनका, मैं तुम्हारे बच्चों की माँ बनना चाहती हूँ। अरमान आहूजा ने पीछे मुड़कर देखा और अच्छे कपड़े पहने अमीरजादों के एक समूह को शानदार तरीके से सम्राट एंटेक्स में घुसते हुए देखा। भीड़ में अरमान आहूजा को कुछ जाने पहचाने चेहरे भी दिखे, साहिल मेहरा, निखिल वर्मा और कबीर चौहान। उन्हें देखकर अरमान आहूजा की आंखें अपने आप थोड़ी सिकुड़ गईं। ध्रुव गोयनका, सूर्यवंशी एस्टेट के गोयनका परिवार का छोटा वारिस, इस साल 18 साल का, हाई स्कूल का सीनियर छात्र।
कहा जाता है कि वह बचपन से ही खजाना परखने में अपने दादा के नक्शे कदम पर चल रहा है और उसकी नज़रें गजब की तेज़ हैं, यहाँ तक कि दशकों से इस कला में माहिर खजाना परखने वाले महागुरु भी उससे 3 कदम पीछे ही माने जाते हैं। कहा जाता है कि देश के एक पुराने खजाना परखने वाले टीवी प्रोग्राम में कई विशेषज्ञों ने एक प्राचीन वस्तु को असली बताया था, लेकिन ध्रुव गोयनका ने बस टीवी पर उसे देखा और फर्जी घोषित कर दिया। बाद में जब मशीनों से उसकी सटीक जांच की गई तो वह प्राचीन वस्तु सच में नकली निकली और प्राचीन वस्तुओं की दुनिया में ध्रुव गोयनका का नाम रातों रात मशहूर हो गया। जब से उसने ये काम शुरू किया है उसने 135 चीज़ों की परख की है, 72 असली प्राचीन वस्तुएं, 60 नकली और बाकी 2 पेंटिंग आधी असली आधी नकली थीं, जिसका मतलब है कि एक पतले कागज़ को एक असली पेंटिंग से अलग किया गया था, जिससे वह असली और नकली दोनों बन गई, इसलिए आधी असली आधी नकली। लेकिन बिना किसी अपवाद के उसके सारे अनुमान एकदम सटीक रहे हैं। ये सोचते ही अरमान आहूजा को अचानक एहसास हुआ कि यह सम्राट एंटेक्स खुद ध्रुव गोयनका ने ही बनवाया था, जो उसके अपने नाम पर एक संपत्ति थी। जब सम्राट एंटेक्स पहली बार खुला था तो कहा जाता है कि दक्षिणाचल प्रदेश की प्राचीन वस्तुओं की दुनिया के कई बड़े दिग्गज खुद उसका समर्थन करने आए थे और इसकी शान का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन वह आखिर सूर्यवंशी एस्टेट का इंसान है। साहिल मेहरा और राजवंश एन्क्लेव के बाकी अमीरजादे उसके इतने करीब कैसे हो सकते हैं? अरमान आहूजा को इसके पीछे की गहरी बात काफ़ी दिलचस्प लगी और स्वागत करने वाली वो पारंपरिक लिबास पहने लड़कियां ध्रुव गोयनका को देखकर छोटे और तेज कदमों से उसके पास पहुंचने लगी, उसके हाथ को खींचते हुए और नखरे दिखाते हुए एकदम प्यारी लड़कियों की तरह बर्ताव कर रही थीं, ये पूरी तरह से भूलकर कि उनकी उम्र ध्रुव गोयनका की बुआ बनने लायक थी। ये कहानी हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी नोवेल मास्टर द्वारा अपलोड की गई है। ध्रुव गोयनका को उनमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, उसने बस कैजुअल तरीके से उनकी 2-4 बातों का जवाब दिया और फिर उन्हें काम पर भेज दिया। भाइयों, जो पसंद आए ले लो। मुझमें और कोई टैलेंट हो ना हो, लेकिन जब बात पुरानी चीज़ों को परखने की आती है तो पूरे दक्षिणाचल प्रदेश में अगर मैं खुद को दूसरे नंबर पर रखूं तो कोई पहले नंबर पर आने की हिम्मत नहीं कर सकता, ध्रुव गोयनका ने बड़े गर्व से कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह साहिल मेहरा और बाकी लोगों को अपनी तरफ करने की तैयारी कर रहा था। अरमान आहूजा को इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ा, आखिर साहिल मेहरा और बाकी लोग तो बस छोटी मोटी मछलियां थे जिनके होने से कोई बड़ा फायदा नहीं था और न होने से कोई नुकसान। ध्रुव गोयनका की बातें सुनकर साहिल मेहरा और बाकी लोग आसपास रखी चीज़ों को निहारने लगे। तभी निखिल वर्मा की नज़र अचानक अरमान आहूजा पर पड़ी, जो पुरानी चीज़ें देख रहा था, और उसने घबराते हुए अपने बगल में खड़े साहिल मेहरा और कबीर चौहान को कोहनी मारी। छोटे मेहरा, वो यहाँ क्या कर रहा है? कहीं वो खास तौर पर हमारा रास्ता रोकने तो नहीं आया है? निखिल वर्मा ने फुसफुसाते हुए कहा। असंभव, हमने इस बार यहाँ आने के बारे में एक शब्द भी किसी को नहीं बताया था। ये बस एक इत्तेफाक होना चाहिए, साहिल मेहरा ने दिमाग लगाते हुए कहा। अब हम क्या करें? कबीर चौहान ने पूछा। साहिल मेहरा ने एक पल के लिए सोचा और कहा, अगर वो आ सकता है तो हम क्यों नहीं? चलो ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, हम तो बस यहाँ चीज़ें देखने आए हैं। ध्रुव गोयनका ने भी अरमान आहूजा को देख लिया। वह भी अभी विदेश से लौटा था और अरमान आहूजा के बारे में उसकी सोच अभी भी एक भरजमाई वाली ही थी। साथ ही मल्होत्रा और खन्ना परिवार ने जानबूझकर खबर को बाहर नहीं आने दिया था, इसलिए सूर्यवंशी एस्टेट के बहुत कम लोगों को पता था कि अरमान आहूजा ही वो लेजेंडरी मास्टर आहूजा था जिसे पूरा शहर ढूंढ रहा था। वो सब अभी भी उसे वही नकारा घरजमाई मानते थे। दरअसल यह विक्रम मल्होत्रा की एक सोची समझी चाल थी। आर्यन मल्होत्रा के साथ राजवंश एन्क्लेव के शिखर स्वर्ग विला जाने वाले उन कुछ लोगों को छोड़कर सूर्यवंशी एस्टेट के किसी भी व्यक्ति को यह नहीं पता था कि शंकर प्रताप सिंह को असल में अरमान आहूजा ने अपाहिज किया था। वो सब यही मानते थे कि शंकर प्रताप सिंह और यशवंत ओबरॉय के बीच मौत की लड़ाई हुई थी, जिसमें दोनों को भारी नुकसान हुआ। शंकर प्रताप सिंह मारा गया और यशवंत ओबरॉय बुरी तरह घायल हो गया। विक्रम मल्होत्रा ने ये चाल इसलिए चली थी क्योंकि उसे डर था कि अगर उन्हें सच्चाई पता चल गई तो वे सिंघानिया परिवार की नाकेबंदी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। ओबरॉय परिवार का विरोध करना तो दूर की बात है, उसका असली मकसद इन अनजान लोगों को युद्ध में झोंकना था ताकि वह इन परिवारों की बर्बादी का फायदा उठाकर सत्ता हासिल कर सके। साफ था कि सूर्यवंशी एस्टेट का गोयनका परिवार अंधेरे में था और बलि का बकरा बनने वाला था। साहिल मेहरा और बाकी लोगों को पूरी तरह से अपनी तरफ करने के लिए ध्रुव गोयनका अपना रुतबा दिखाना चाहता था, इसलिए वह अरमान आहूजा की तरफ बढ़ा और पास पहुंचने से पहले ही जोर से बोला, अरे क्या ये राजवंश एन्क्लेव का वही नकारा घरजमाई नहीं है? मैंने सुना है कि सिंघानिया परिवार ने तुम्हें पहले ही धक्के मारकर बाहर निकाल दिया है। क्या तुम्हारे पास अभी भी पुरानी चीज़ें खरीदने के लिए पैसे बचे हैं? अगर तुम्हारी हैसियत नहीं है तो जल्दी से इस हाई क्लास सोसाइटी से बाहर निकलो। आखिर हम सब बहुत खास हैं और तुम्हारी इस गरीबी की बदबू को बर्दाश्त नहीं कर सकते।
ये सुनते ही साहिल मेहरा और बाकी लोगों के पसीने छूट गए। वे ध्रुव गोयनका को समझाना चाहते थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अध्याय 97। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मुझे इतनी इज्जत दे सको। आखिर हम सब बहुत खास हैं, हम तुमसे आ रही गरीबी की इस बदबू को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ध्रुव गोयनका को लगा कि यह उसकी जिंदगी की सबसे क्लासी लाइन थी। इससे उसने अपने ग्रुप की तारीफ भी कर दी और अरमान आहूजा जैसे नकारे की बेइज्जती भी। सबसे अहम बात, उसे लगा कि उसने जो कहा वो एकदम सही था। उसके हर शब्द ने उस बात को पूरी तरह से बयां कर दिया था जो वो कहना चाहता था। सूर्यवंशी एस्टेट के बाहरी सर्कल के वो अमीर लड़के जो ध्रुव गोयनका के साथ आए थे, ये सुनकर तुरंत ठहाके मारकर हंसने लगे और एक के बाद एक बोलने लगे। छोटे गोयनका का विदेश जाना सच में सफल रहा। यार, इनकी बातें कितनी रिफाइंड हैं। हमारे सर्कल के लोग अरमान आहूजा जैसे नकारे घरजमाई को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। उसके पास न तो पैसा है, न कोई हैसियत, और अब तो उसे निकाल भी दिया गया है। अगर मैं उसकी जगह होता तो अब तक किसी इमारत से कूद गया होता। क्या उसमें अभी भी इतनी हिम्मत है कि वो ऐसी जगह पर पुरानी चीज़ें देखने आ सके? क्या उसकी औकात है कि जो वो देख रहा है उसे खरीद सके? छोटे गोयनका, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। अगर उस नकारे ने गलती से तुम्हारी कोई चीज़ तोड़ दी तो उसे बेचकर भी वो इसकी कीमत नहीं चुका पाएगा। बिना पैसे के यहाँ आना, तुम्हें क्या लगता है कहीं वो कुछ चुराने की कोशिश तो नहीं कर रहा? ध्रुव गोयनका ने सोचा था कि साहिल मेहरा और बाकी लोग तालियां बजाएंगे और उसका उत्साह बढ़ाएंगे, क्योंकि अब वे सब एक ही टीम में थे तो उन्हें निश्चित रूप से उसका साथ देना चाहिए था, है ना? लेकिन कई सेकंड तक इंतजार करने के बाद भी उन सभी के चेहरे लटके हुए थे और वे खामोश थे। उनके चेहरे के वो हिचकिचाहट और परेशानी वाले हाव भाव ऐसे लग रहे थे जैसे उन्होंने कोई मक्खी निगल ली हो। ये कहानी हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी नोवेल मास्टर द्वारा अपलोड की गई है। इसकी बजाय पारंपरिक लिबास पहने वो लड़कियां तालियां बजाती रहीं और चहकते हुए कहना नहीं भूलीं, छोटे गोयनका कितने अच्छे वक्ता हैं, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं तुम्हारे साथ सो जाऊं। ध्रुव गोयनका ने उन लड़कियों को इग्नोर किया जो सिर्फ उसका फायदा उठाना चाहती थीं। इसके बजाय उसने साहिल मेहरा और बाकी लोगों की ओर देखा। उसकी आंखों में एक सवालिया घूरन थी, जैसे वह उनसे जवाब मांग रहा हो। सच कहूं तो उनके इस मजाक से अरमान आहूजा के दिल पर कोई खास असर नहीं पड़ा था। आखिर उसका स्वभाव ध्रुव गोयनका और इन छोटी मोटी चींटियों की पहुंच से बहुत आगे निकल चुका था। उसके दुश्मन तो अब शंकर प्रताप सिंह और बलवान प्रताप सिंह जैसे लोग थे। शंकर प्रताप सिंह जैसी बड़ी हस्ती भी उसके एक ही वार से अपाहिज हो गई थी। ध्रुव गोयनका जैसा कल का लौंडा, जो अभी ठीक से बड़ा भी नहीं हुआ है, वो इस लायक कहाँ था कि अरमान उस पर हाथ उठाए। और अगर उसने हाथ उठाया तो क्या ध्रुव गोयनका भी शंकर प्रताप सिंह और बलवान प्रताप सिंह की बराबरी में नहीं आ जाएगा? साफ तौर पर ध्रुव गोयनका इसके लायक तो बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए अरमान आहूजा ने बहुत ही शांत स्वर में पूछा, साहिल मेहरा, मैंने सुना है कि तुम बहुत खास हो। साहिल मेहरा इस स्थिति से बुरी तरह परेशान था और उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि अरमान आहूजा अचानक उसे संबोधित करेगा। वह इतना डर गया कि उसका पैर फिसल गया और वह लगभग फर्श पर गिरने ही वाला था। गनीमत रही कि उसके बगल में खड़े निखिल वर्मा ने अनजाने में ही उसे संभालने के लिए हाथ बढ़ा दिया, जिससे वह गिरने से बच गया। हालांकि जैसे ही निखिल वर्मा ने हाथ बढ़ाया, उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसे बीच में नहीं पड़ना चाहिए था और उसने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसकी यह हरकत चोरी करते समय अपने ही कान बंद कर लेने जैसी हास्यास्पद थी। साहिल मेहरा आखिरकार गिरा तो नहीं, लेकिन उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उन्होंने खुद अपनी आंखों से अरमान आहूजा की ताकत देखी थी। भैरव देशमुख के 8 खूंखार गुंडे भी उसके सामने टिक नहीं पाए थे। इन कमजोर लोगों की पूरी जमात भी मिल जाए तो भी वो उसके एक उंगली के वार के बराबर नहीं थे। साहिल मेहरा ने पागलों की तरह अपने हाथ हिलाए और झूठी हंसी हंसते हुए बोला, भाई अरमान, तुम भी क्या मजाक कर रहे हो? मैं तो एक आम आदमी हूँ, मैं भला खास कैसे हो सकता हूँ? ध्रुव गोयनका की बकवास पर ध्यान मत दो, मैं बिल्कुल भी खास नहीं हूँ, एकदम नहीं। जब ध्रुव गोयनका ने यह सुना तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। जब उसने अभी कहा था कि वे सब खास हैं, तो उसमें साहिल मेहरा और बाकी लोग भी शामिल थे। और अब साहिल मेहरा ने तुरंत उसे धोखा दे दिया, उसके साथ खड़े होने से इनकार कर दिया। क्या यह उन सभी सूर्यवंशी एस्टेट के अमीर लड़कों के सामने उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा नहीं था जिन्हें वह अपने साथ लाया था? छोटे मेहरा, तुम! ध्रुव गोयनका ने साहिल मेहरा को घूरा। गुस्से से उसके कान लाल हो गए थे। उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि साहिल मेहरा एक नकारे घरजमाई के लिए उससे क्यों पंगा लेगा। ये तो उनके फायदों के बिल्कुल खिलाफ था। सिर्फ वही नहीं, बल्कि सूर्यवंशी एस्टेट के वो अमीर लड़के भी हक्के बक्के रह गए थे। आखिर चल क्या रहा है यार? एक मामूली घरजमाई ने तुम्हें इतना डरा दिया? ये सुनकर साहिल मेहरा के चेहरे के भाव बहुत ही परेशान करने वाले हो गए और उसने बार बार ध्रुव गोयनका को इशारा किया, उसे चुप रहने का संकेत दिया। लेकिन वो जितना ऐसा करता, ध्रुव गोयनका उतना ही ज्यादा भड़क जाता।
ये तो ऐसा था जैसे आपने कुछ गलत नहीं किया और फिर भी आपके साथी आपसे माफ़ी मांगने को कहें। क्या तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा? ध्रुव गोयनका अभी बिल्कुल ऐसा ही महसूस कर रहा था। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया ने उसका साथ छोड़ दिया हो। छोटे वर्मा, तुम्हारा क्या ख्याल है? ध्रुव गोयनका ने निखिल वर्मा से रूखेपन से पूछा। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था। उसके हाव भाव तेजी से बदले और उसकी आंखें अचानक सख्त हो गईं। छोटे वर्मा ने यह सुना, ध्रुव गोयनका की ओर देखा और फिर अरमान आहूजा को देखा, जिसके चेहरे पर एक शांत और बेपरवाह भाव था। वो जानता था कि ध्रुव गोयनका उसे किसी एक का पक्ष लेने के लिए मजबूर कर रहा था। लेकिन छोटे गोयनका, अगर तुम मुझे अभी पक्ष लेने के लिए मजबूर कर रहे हो तो सच कहूं तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि तुम ताकतवर नहीं हो, लेकिन अरमान आहूजा की ताकत वो चीज़ है जिसे तुम समझ ही नहीं सकते। निखिल वर्मा ने मन ही मन एक आह भरी और फिर बोल पड़ा, छोटे गोयनका, तुम मजाक कर रहे होगे। मैं भला खास कैसे हो सकता हूँ? मास्टर अरमान के सामने मुझमें से ही गरीबी की बदबू आ रही है। इससे पहले कि ध्रुव गोयनका कुछ पूछ पाता, कबीर चौहान खुद ही बोल पड़ा, मेरे चौहान परिवार का तो बस एक छोटा सा बिजनेस है। हम दिन भर धूप और बारिश झेलते हैं, इसलिए हम तो बहुत पहले ही खट्टे और बदबूदार हो चुके हैं। हमारा खास शब्द से कोई लेना देना नहीं है। भाई अरमान, कृपया बुरा मत मानना। छोटे गोयनका अपने बारे में बात कर रहे थे, मेरे बारे में नहीं। सन्नाटा। पूरे सम्राट एंटेक्स में एक भयानक सन्नाटा छा गया। जो ग्राहक सम्राट एंटेक्स में पुरानी चीजें देख रहे थे वे पहले ही बाहर भाग चुके थे, क्योंकि यह कोई ऐसा मामला नहीं था जिसमें वे पढ़ना चाहते हों, कहीं वे बीच में न पिस जाएं। और सूर्यवंशी एस्टेट के उन अमीर लड़कों ने भी दोबारा कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन सभी को लग रहा था कि इस बार ध्रुव गोयनका के चेहरे पर करारा तमाचा पड़ा है। वे जानते थे कि अब वे जो भी कहेंगे वो ध्रुव गोयनका के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा होगा, जिससे उसे और बुरा लगेगा। आखिर अपनों के ही हाथों बेइज्जत होने से ज्यादा दर्दनाक कुछ नहीं होता। अरमान आहूजा को उनके इस तरह बोलने से अपने अंदर कोई सुपीरियर वाली फीलिंग नहीं आई। इसके उलट उसे ताकत की अहमियत का और भी ज्यादा एहसास हो गया। जरा सोचो, अगर वह अभी भी वही पुराना नकारा अरमान आहूजा होता तो इस वक्त साहिल मेहरा और बाकी लोग पक्का ध्रुव गोयनका के साथ खड़े होते, बेशर्मी से उसका मजाक उड़ाते, उस पर हंसते और यहाँ तक कि उसे जमीन में गाड़ देने की ख्वाहिश रखते। उनके लिए अब उसे मक्खन लगाने की इतनी कोशिश करना नामुमकिन होता, बस इस डर से कि कहीं वो गुस्सा होकर उन्हें एक ही झटके में तबाह न कर दे। ताकत एक आदमी के लिए आत्मसम्मान पाने का यही सबसे बेहतरीन तरीका है। ये कहानी हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी नोवेल मास्टर द्वारा अपलोड की गई है। साहिल मेहरा, निखिल वर्मा, कबीर चौहान, बहुत बढ़िया, तुम सब गजब हो। मुझे लगा था कि तुम सच में हमारे सूर्यवंशी एस्टेट में शामिल होना चाहते हो। अब लगता है कि तुम सब बस मौका परस्त हो जो दल बदलते रहते हैं। अरमान आहूजा जैसे नकारे से भी गए गुजरे। ध्रुव गोयनका गुस्से से लगभग पागल हो चुका था। उसका बस चलता तो अभी जाकर इन कायरों की हड्डियां तोड़ देता। अरमान आहूजा, ज्यादा हवा में मत उड़, ये ध्रुव गोयनका का इलाका है। अगर तुम यहाँ कोई तमाशा करना चाहते हो तो तुम्हें देखना होगा कि मैं तुम्हें वो इज्जत देता हूँ या नहीं। ध्रुव गोयनका ने अरमान आहूजा पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। अरमान आहूजा ने यह सुना, बस हल्की सी मुस्कान दी और कहा, सच में तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मुझे वो इज्जत दे सको। अध्याय 98। आज तुम्हारी मौत पक्की है, कोई भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकता। मेरी यह इज्जत देने की तुम्हारी सच में औकात नहीं है। अरमान आहूजा ने यह बात इतनी आसानी और कैजुअल अंदाज में कही कि ध्रुव गोयनका को उसकी बात पर जरा भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि वो बस जानबूझकर रहस्यमयी बनने की कोशिश कर रहा है और हवाबाजी कर रहा है। पूरे शिवगढ़ में, यहाँ तक कि पूरे दक्षिणाचल प्रदेश में, ऐसा कौन है जो मुझ ध्रुव गोयनका के इलाके में आता है और पूरे सम्मान के साथ मुझे छोटे गोयनका नहीं बुलाता। अगर आर्यन मल्होत्रा भी यहाँ होता तो उसे भी चुपचाप मुझ ध्रुव गोयनका को इज्जत देनी पड़ती। तुम तो बस एक घरजमाई हो, तुम्हारी इतनी क्या इज्जत हो सकती है जो मैं नहीं दे सकता। ध्रुव गोयनका, जो आग बबूला हो रहा था, अचानक शांत हो गया, क्योंकि उसे लगा कि एक बेवकूफ़ से बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसकी नज़र में अरमान आहूजा ऐसी बातें करने के लिए पूरी तरह से एक बेवकूफ़ था। मुझे एक बात बता, तू नकारा है तो तुझे अपनी औकात का अंदाज़ा क्यों नहीं है? तू हमारे छोटे गोयनका के सामने हवाबाजी करने की कोशिश क्यों कर रहा है? क्या तुझे नहीं पता कि हमारे छोटे गोयनका के गॉडफादर प्रदेश की कोई बहुत बड़ी हस्ती हैं? क्या तुझे लगता है कि छोटे साहिल और बाकी लड़कों का सपोर्ट मिलने से तू हवा में उड़ने लगेगा? मैं तुझे बता दूं, ये हमारे छोटे गोयनका का इलाका है। अगर तू ड्रैगन भी है तो भी यहाँ तुझे मेरे सामने झुककर रहना पड़ेगा। ये जोकर तो हंसा हंसा कर मेरी जान ले लेगा। इसने सच में कहा कि छोटे गोयनका की उसे इज्जत देने की औकात नहीं है। हा, क्या इसने आजकल सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा देख लिया है, जो इसे लगता है कि सिर्फ इसका नाम आहूजा होने से ये वही मास्टर आहूजा बन गया है जिसे पूरा शहर ढूंढ रहा है।
ये सुनकर साहिल मेहरा और बाकी लोग मन ही मन सोच रहे थे कि काश वो उनके मुंह में मोजे ठूंस सकते। क्या उन्हें अभी भी एहसास नहीं हुआ था कि उनके ठीक सामने खड़ा इंसान ही वो मास्टर आहूजा था जिसके बारे में वे बात कर रहे थे। उसने बस एक शब्द बोलकर आर्यन मल्होत्रा को अपाहिज कर दिया था। भला उसे तुम जैसे छोटे मोटे लोगों के पारिवारिक बैकग्राउंड की क्या परवाह होगी। हालांकि प्रदेश में ध्रुव गोयनका के गॉडफादर सच में रहस्यमयी थे। कहा जाता था कि अभी तक कोई उनकी असली पहचान नहीं जानता था, जिसके चलते कुछ लोगों को शक था कि यह गोयनका परिवार द्वारा जानबूझकर फैलाया गया एक भ्रम है। लेकिन साहिल मेहरा और बाकी लोग जानते थे कि शिवगढ़ में भले ही गोयनका परिवार का प्रभाव उतना न हो, पर प्रदेश में उनका असली दबदबा था। अफवाह थी कि राजवंश एन्क्लेव के मुखिया यशवंत ओबरॉय को भी उस बड़ी हस्ती से मिलते समय आदर से सिर झुकाकर प्रणाम करना पड़ता था। यही मुख्य वजह थी कि वे खास तौर पर विक्रम मल्होत्रा की शरण में जाने के बजाय ध्रुव गोयनका को मक्खन लगाने आए थे। लेकिन भले ही उस बड़ी हस्ती के पास देवताओं जैसी ताकत हो, दूर का पानी पास की आग नहीं बुझा सकता। अगर अरमान आहूजा को गुस्सा आ गया तो उन सभी की ताकत मिलकर भी उसकी एक उंगली का सामना नहीं कर पाएगी। एक असली मर्द जानता है कि कब झुकना है और कब अडिग रहना है। वे दिल से चाहते थे कि ध्रुव गोयनका फिलहाल पंगा लेने से बचे और बाद में अपने गॉडफादर को अरमान आहूजा से निपटने दे। वरना अरमान आहूजा के तुरंत वार करने की आदत को देखते हुए नुकसान पक्का ध्रुव गोयनका का ही होना था। अपाहिज देव खन्ना और जड़बुद्धि हो चुके आर्यन मल्होत्रा के बारे में सोचकर साहिल मेहरा की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वे ध्रुव गोयनका के पास दौड़े और फुसफुसाते हुए उसे सलाह दी। छोटे गोयनका, वो बहुत ताकतवर है। एक समझदार आदमी जानता है कि पीछे कब हटना है। चलो अभी पीछे हटते हैं और उससे बाद में निपटेंगे। ये सुनकर ध्रुव गोयनका और भी भड़क गया। उसने साहिल मेहरा को घूर कर देखा और कहा, तुम किस बात से डर रहे हो? क्या इस दुनिया में सिर्फ अरमान आहूजा ही है जो लड़ सकता है? क्या तुम सम्राट एंटेक्स की यह कहकर बेइज्जती कर रहे हो कि हमारे पास कोई आदमी नहीं है? तुम सब बाहर आओ और उसे मेरे लिए अपाहिज कर दो। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, एक जैसी यूनिफॉर्म पहने 1 दर्जन से ज्यादा हटे कट्टे आदमी सम्राट एंटेक्स के पिछले हॉल से बाहर निकले। वे खतरनाक दिख रहे थे और उनकी आंखों में खौफनाक इरादे साफ नजर आ रहे थे। ये वो लोग थे जो किसी को भी एक नज़र से डरा सकते थे। साफ था कि ये सम्राट एंटेक्स के बॉडीगार्ड थे। अरमान आहूजा ने ये देखकर धीरे से एक आह भरी और कहा, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, लेकिन तुमने उसका फ़ायदा नहीं उठाया, तो अब मुझे दोष मत देना। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि बाद में तुम्हें पछतावा न हो। आखिर तुम्हारी बाकी की ज़िंदगी बहुत लंबी है और लगता है इस दुनिया में पछतावे का कोई इलाज नहीं है। अरमान आहूजा ने अंदर आते ही पिछले हॉल में लोगों की मौजूदगी महसूस कर ली थी और थोड़ा सोचने के बाद उसे इस पर कोई हैरानी नहीं हुई। आखिर सम्राट एंटेक्स में इतनी सारी पुरानी और महंगी चीज़ें थीं, बिना सुरक्षा कर्मियों के अगर कोई डकैती हो जाती तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता। अरमान आहूजा ने शंकर प्रताप सिंह को एक उंगली से अपाहिज कर दिया था, इसलिए उसने सच में इन लोगों को सीरियसली नहीं लिया। असल में अगर वो चुपचाप खड़ा भी रहे और उन्हें मारने दे तो भी वे अरमान आहूजा को खरोंच तक नहीं पहुंचा पाएंगे, उल्टा उनके ही हाथ टूट जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है कि वज्रकाया महागुरु का शरीर सिर्फ दिखावे के लिए तैयार किया जाता है? ये कहानी हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी नोवेल मास्टर द्वारा अपलोड की गई है। ध्रुव गोयनका अरमान आहूजा की बातें सुनकर जोर से हंसा और बोला, मैं यही बात तुम पर लागू करता हूँ। मैं तुम्हारी तीनों टांगें तोड़ दूंगा और तुम्हें बाकी की जिंदगी व्हीलचेयर पर गुजारने के लिए मजबूर कर दूंगा। उस समय मैं तुम्हारी पत्नी मायरा सिंघानिया को नशीली दवा खिलाऊंगा। हा, मुझे समझ नहीं आता कि वो बेवकूफ़ आर्यन मल्होत्रा तब क्या सोच रहा था। मैंने उसे बहुत पहले ही कहा था कि तुम्हारी पत्नी को कुछ खिला दे, लेकिन वो शरीफ लड़का बनने के चक्कर में लगा रहा। वरना मायरा सिंघानिया बहुत पहले ही उसकी हो चुकी होती और वो उसका हाथ छुए बिना ही इस तरह जड़बुद्धि नहीं बनता। अरमान आहूजा, जो लगातार अपनी सत्य प्राण ऊर्जा का इस्तेमाल करके अंगूठी की जांच कर रहा था, शुरू में ध्रुव गोयनका से निपटने में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि वो अरमान आहूजा के ध्यान देने लायक ही नहीं था और उसके सामने पड़ी उस अंगूठी से तो कहीं कम आकर्षक था। लेकिन जैसे ही बॉडीगार्ड्स ने उसे घेरा, ध्रुव गोयनका बेखौफ हो गया और इतनी नीच और गंदी बातें बकने लगा। हर किसी की एक कमज़ोर नस होती है जिसे छेड़ने पर वो भड़क उठता है, और अरमान आहूजा की वो नस साफ तौर पर मायरा सिंघानिया थी। खेल खत्म, सब खत्म। इस बार छोटे गोयनका का बचना नामुमकिन है। ध्रुव गोयनका के इतना बोलते ही साहिल मेहरा और बाकी लोगों के दिलों में दहशत दौड़ गई। पिछली बार रॉयल सिम्फनी लाउंज में भैरव देशमुख और बाकी लोगों ने मायरा सिंघानिया का जिक्र किया था और इसके नतीजे में करण सिंह ने भैरव देशमुख का हाथ बुरी तरह से तोड़ दिया था। तब जाकर अरमान आहूजा, उस शैतान ने उसे रोकने के लिए कहा था। और भैरव देशमुख ने तो बस बातों बातों में मायरा सिंघानिया का नाम लिया था और उसे अपना हाथ गंवाना पड़ा। अब जब ध्रुव गोयनका इतना नीच और भद्दा बोल रहा था तो सच में उन्हें नहीं पता था कि उसका क्या हश्र होने वाला है।
और बिल्कुल वही हुआ। अरमान आहूजा ने, जिसने अभी तक ध्रुव गोयनका की आंखों में देखा तक नहीं था, आखिरकार पलट गया। उसने चारों ओर खड़े बॉडीगार्ड्स के बीच से ध्रुव गोयनका को देखा, जो अपने गुरूर में मुस्करा रहा था, और सपाट लहजे में कहा, आज तेरी मौत पक्की है। कोई भगवान भी तुझे नहीं बचा सकता। बात खत्म होते ही अरमान आहूजा ऐसे आगे बढ़ा जैसे वहां कोई और हो ही ना। ये देखकर बॉडीगार्ड्स उसकी तरफ लपके और अरमान आहूजा पर लात घूंसे बरसाने लगे। ये हंगामा उस समय से भी ज्यादा भयानक था जब 8 खूंखार गुंडों ने अरमान आहूजा को घेरा था। साहिल मेहरा और बाकी लोग जानते थे कि अरमान आहूजा कितना खूंखार था। अरमान आहूजा को एक्शन में देखकर वे डर गए और ध्रुव गोयनका को खींचकर निकास द्वार की ओर ले जाने लगे। ध्रुव गोयनका ने मना किया, लेकिन वह निखिल वर्मा और कबीर चौहान की ताकत का सामना नहीं कर पाया और उसे घसीटते हुए सम्राट एंटेक से बाहर निकाल लिया गया। तुम लोग कर क्या रहे हो? मेरे सभी बॉडीगार्ड्स रिटायर्ड स्पेशल फोर्स से हैं। उसके जैसे नकारे से निपटना उनके लिए बच्चों का खेल है ना? ध्रुव गोयनका को बुरी तरह से घसीटा जा रहा था, पर वह अभी भी घमंड में बकवास कर रहा था। ये देखकर कि वे सम्राट एंटेक से बाहर आ चुके हैं, साहिल मेहरा खुद को रोक नहीं पाया और ध्रुव गोयनका पर चिल्ला पड़ा, क्या तुम्हें पता है कि शंकर प्रताप सिंह कैसे मरा? क्या तुम्हें पता है कि वज्रकाया महागुरु बलवान प्रताप सिंह का कवच कैसे टूटा? अरमान आहूजा वही लेजेंडरी मास्टर आहूजा है। ध्रुव गोयनका को साहिल मेहरा की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ और वह पलटकर जवाब देने ही वाला था कि तभी उसने अरमान आहूजा को देखा, जो एक बेहोश पड़े बॉडीगार्ड को पकड़े हुए एक एक कदम बढ़ाते हुए सम्राट एंटेक से बाहर आ रहा था, एकदम मौत के देवता की तरह। अध्याय 99, खाली हाथों से सुपरकार को रोकना। इन बॉडीगार्ड्स को ध्रुव गोयनका ने बहुत भारी कीमत देकर काम पर रखा था। उन्होंने पहले स्पेशल फोर्सेज में अपनी सेवाएं दी थीं, कुछ ने तो अंतर्राष्ट्रीय स्पेशल फोर्सेज प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया था और कुछ ने अंतर्राष्ट्रीय भाड़े के सैनिकों के रूप में भी काम किया था। ये कहा जा सकता था कि उन्होंने असली जंग देखी थी और फाइटिंग टेक्निक्स और मारने के हुनर में वे एकदम टॉप लेवल के माहिर थे। पहले एक बेक ऑफ क्रिमिनल गैंग ने सम्राट एंटेक्स को लूटने की कोशिश की थी, लेकिन आखिर में सिर्फ एक बॉडीगार्ड आगे आया और उसने सामने वाली गैंग के 7-8 सदस्यों को बुरी तरह पीट कर रख दिया। इतनी दमदार बॉडीगार्ड टीम होने के कारण ध्रुव गोयनका को पूरा यकीन था कि अरमान आहूजा चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वह सम्राट एंटेक से जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा। जब उसने साहिल मेहरा की बातें सुनी तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि साहिल मेहरा बस बहाने बना रहा है। आखिर पूरे शिवगढ़ में अरमान आहूजा का एक नकारे के तौर पर नाम मशहूर था। वह यह मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था कि यह आदमी इतने कम समय में इतना बेहतरीन फाइटर बन सकता है। हालांकि जब उसने अरमान आहूजा को एक भारी भरकम आदमी को एक हाथ से ऐसे उठाते हुए देखा जैसे कोई छोटा चूजा उठा रहा हो, तो वह बुरी तरह घबरा गया। उसे पता था कि अगर उन बॉडीगार्ड्स में से एक में भी लड़ने की ताकत बची होती तो वे पक्का अरमान आहूजा को सम्राट एंटेक्स की चौखट के बाहर कदम नहीं रखने देते। गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो, जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठो। ध्रुव गोयनका, जो शुरू में जाने से मना कर रहा था, ये नज़ारा देखकर पागलों की तरह अपनी लग्जरी कार की तरफ भागा और भागते हुए मदद के लिए प्रदेश में अपने गॉडफादर को फ़ोन लगाने लगा। उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। अरमान आहूजा ने अपनी पकड़ ढीली की, अधमरे पड़े उस तगड़े बॉडीगार्ड को नीचे गिरा दिया और सम्राट एंटेक्स की चौखट के बाहर कदम रखा। भागते हुए ध्रुव गोयनका को देखकर उसके चेहरे पर न तो खुशी थी और न ही कोई दुख, बल्कि उसकी आंखों में एक सर्वोच्च देवता जैसी बेरुखी थी, जो बिना किसी दया के सारी दुनिया को महज चींटियों की तरह देख रहा हो। क्या तुम मेरी टांगें नहीं तोड़ना चाहते थे और अब भाग रहे हो? अरमान आहूजा की आवाज़ तेज नहीं थी, फिर भी ऐसा लगा जैसे हर कोई इसे सुन सकता हो और धरोहर मार्ग पर मौजूद हर शख्स ने ये शब्द सुनकर ऊपर देखा। इसके बाद उन्होंने सम्राट एंटेक्स के युवा मालिक ध्रुव गोयनका को अपनी लग्जरी कार की तरफ पागलों की तरह भागते हुए देखा, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसके पीछे पीछे अमीरजादों का एक ग्रुप भाग रहा था जो आमतौर पर एकदम टिप टॉप रहते थे, लेकिन इस वक्त उनकी हालत बेहद खराब थी। अमीरों की यह बिगड़ल औलादें क्या कर रही हैं? क्या उन्होंने दिन दहाड़े कोई भूत देख लिया है? उन्होंने मुड़कर सम्राट एंटेक्स की तरफ देखा और फिर एंट्री गेट पर खड़े उस शांत युवा को देखा। पता नहीं क्यों, उस लड़के को देखते ही उन सभी की रूह कांप गई, जैसे उन्होंने कोई बेहद खौफनाक चीज़ देख ली हो। अरमान आहूजा न तो तेज चला और न ही धीमे, बस अमीर लड़कों के उस ग्रुप के पीछे पीछे चलता रहा। लेकिन वे चाहे कितनी भी तेज क्यों न भाग लें, वे खुद को और अरमान आहूजा के बीच की दूरी को बढ़ा नहीं पा रहे थे। अपनी स्पोर्ट्स कार को ठीक सामने देखकर ध्रुव गोयनका ने आखिरकार राहत की सांस ली। उसकी नज़र में अरमान आहूजा चाहे फाइटिंग में कितना भी माहिर क्यों न हो, क्या वो एक स्पोर्ट्स कार से ज़्यादा तेज भाग सकता है? अंदर बैठकर इंजन स्टार्ट करते हुए ध्रुव गोयनका खिड़की का शीशा नीचे करना, अरमान आहूजा को मिडिल फिंगर दिखाना और जोर से उसका मजाक उड़ाना नहीं भूला। अरमान आहूजा, क्या तूने नहीं कहा था कि मैं आज मरने वाला हूँ? अगर तुझमें दम है तो और मुझे पकड़कर दिखा।
ये सुनकर अरमान आहूजा बस मुस्कुराया और बोला, बेवकूफ़ बच्चे, क्या तुझे लगता है कि एक सुपरकार में बैठकर तू बच जाएगा? नादान। ये कहानी हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी नोवेल मास्टर द्वारा अपलोड की गई है। ऐसा बोलते ही अरमान आहूजा ने अचानक अपनी रफ्तार बढ़ाई और एक ही छलांग में अपने और सुपरकार के बीच की दूरी को खत्म कर दिया। उसकी छलांग की रफ्तार और ऊंचाई इतनी हैरान करने वाली थी कि धरोहर मार्ग पर मौजूद सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। बाप रे, क्या ये सच में इंसान ही है? दादाजी, मैंने सुपरमैन देखा। चूंकि वह सम्राट एंटेक्स से बाहर आया है, क्या वह कोई ऐसी प्राचीन मूर्ति हो सकता है जिसमें जान आ गई हो? सब लोग बकवास करना बंद करो। वह पक्का कोई देवता होगा जो स्वर्ग से धरती पर उतरा है। जल्दी करो, घुटनों के बल बैठो और उनकी पूजा करो। और फिर विंटेज गली में पलक झपकते ही एक अजीबोगरीब नज़ारा सामने आया। एक स्पोर्ट्स कार पागलों की तरह आगे दौड़ रही थी, जबकि सफ़ेद शर्ट पहने एक युवा उसके पीछे पीछे बड़ी ही आसानी से लंबी छलांगें लगाता हुआ आ रहा था। दोनों तरफ खड़े दुकानदार और ग्राहक अपने घुटनों के बल बैठ गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, देवता को हमारा प्रणाम। ध्रुव गोयनका ने रियरव्यू मिरर में अरमान आहूजा को अपने पीछे आते हुए देखा तो वह इतना डर गया कि उसकी पैंट गीली होने वाली थी। उसने एक्सीलरेटर पूरी तरह दबा दिया, फिर भी उसे लगा कि गाड़ी की स्पीड काफ़ी नहीं है। वह बस यही दुआ कर रहा था कि उसकी स्पोर्ट्स कार किसी तरह हवा में उड़ जाए। साहिल मेहरा, कमीने, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वह मास्टर आहूजा है? ध्रुव गोयनका सच में खौफ में था। उसे अरमान आहूजा से डर नहीं लग रहा था, बल्कि मास्टर आहूजा के नाम से उसकी रूह कांप रही थी। उनके शकल में अफवाहें उड़ रही थीं कि मास्टर आहूजा ने अपनी एक उंगली से शंकर प्रताप सिंह को मार डाला था और बलवान प्रताप सिंह, जिसे वज्रकाया महागुरु के रूप में जाना जाता था, उसे भी अरमान आहूजा ने एक ही उंगली से अपाहिज कर दिया था। ध्रुव गोयनका तो एक अमीरजादा था जिसका शरीर शराब और औरतों के चक्कर में पहले ही खोखला हो चुका था। उसके जैसे 100 लोग भी मिल जाएं तो शंकर प्रताप सिंह या बलवान प्रताप सिंह का मुकाबला नहीं कर सकते थे। भला वो कैसे न डरता? विक्रम मल्होत्रा, तुम्हें अच्छी तरह पता था कि अरमान आहूजा ही मास्टर आहूजा है, फिर भी तुमने जानबूझकर इस खबर को बाहर नहीं आने दिया। तुम बस यही चाहते थे कि हम तुम्हारे लिए मोहरे बनकर लड़ें, है ना? ध्रुव गोयनका आखिरकार सम्राट एंटेक्स का मालिक था। इतने कम समय में उसने विक्रम मल्होत्रा की पूरी साजिश को समझ लिया। कमीने, वापस जाने दे, मैं अपने गॉडफादर से कहकर तेरे मल्होत्रा परिवार का नामो निशान मिटा दूंगा। ध्रुव गोयनका ने कार की स्पीड अपनी चरम सीमा तक बढ़ा दी, गलियों से तेजी से गुजरते हुए। वह यह मानने को ही तैयार नहीं था कि अरमान आहूजा कार से भी तेज भाग सकता है। अगर उसकी स्पीड तेज है भी, तो क्या उसकी स्टेमिना इतनी लंबी टिक सकती है? अभी वह अपने गुरूर में खुश हो ही रहा था कि अचानक उसे अपनी कार की छत पर एक जोरदार और भारी धमक की आवाज़ सुनाई दी। फिर उसे लगा जैसे उसकी सुपर कार जमीन में थोड़ी सी धंस गई हो। वह बुरी तरह घबरा गया। उसे लगा कि कहीं टायर तो नहीं फट गया और उसने तुरंत ब्रेक लगा दिया। फिर उसने सफ़ेद कपड़ों वाले उस लड़के को आसमान से उतरते हुए देखा, जो एकदम सधे हुए अंदाज में उसकी कार के ठीक सामने उतरा। उसका चेहरा न तो लाल था और न ही उसकी सांसें फूल रही थीं, जैसे अभी अभी की गई वो ज़बरदस्त दौड़ने की मेहनत में उसे कोई जोर ही न लगा हो। उसने कार की छत की तरफ देखा तो उसे पैरों के 2 गहरे और खौफनाक निशान नजर आए। तो इसका मतलब वो लड़का अभी अभी उसकी कार की छत पर कूदा था। उन पैरों के निशानों की गहराई को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि उसमें कितनी ताकत होगी। उसके पैर उस झटके को कैसे सह गए? क्या वो इंसान भी था? पलक झपकते ही ध्रुव गोयनका के दिमाग में हजारों सवाल कौंध गए। अब उसे समझ में आने लगा था कि साहिल मेहरा पहले अरमान आहूजा को खुश करने के लिए इतना उतावला क्यों हो रहा था। ऐसा नहीं था कि साहिल मेहरा अरमान आहूजा को मक्खन लगाना चाहता था, बल्कि अरमान आहूजा की ताकत ही कुछ ऐसी थी कि उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था। जरा सोचो, अगर कार की छत को धंसा देने वाली वो लात किसी इंसान को मार दी जाती, तो क्या वो उसके शरीर के आर पार नहीं हो जाती? कमीने, तू खुद को बहुत बड़ा तीसमारखा समझता है ना? मैं तुझे अपनी गाड़ी के नीचे कुचलकर मार डालूंगा। ध्रुव गोयनका, जो गुस्से और खौफ में पागल हो चुका था, उसने तुरंत ब्रेक छोड़ा, एक्सीलरेटर पर जोर से पैर रखा और सीधे अरमान आहूजा की तरफ गाड़ी दौड़ा दी। इंजन की उस भयानक आवाज़ ने अनगिनत दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जब उन्होंने स्पोर्ट्स कार को सीधे उस सफ़ेद कपड़ों वाले लड़के की तरफ आते देखा, तो वे सब डर के मारे चीख पड़े और उस लड़के को जल्दी से रास्ते से हट जाने के लिए चिल्लाने लगे। हालांकि उन्होंने देखा कि वह लड़का एकदम बहरा लग रहा था। उनकी चीखों को पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हुए अपनी जगह पर बिना हिले डुले खड़ा था। उसने बस बहुत ही कैजुअल अंदाज में अपना एक हाथ उठाया। बाप रे, क्या ये लड़का पागल हो गया है? क्या वो सच में इस सुपरकार की टक्कर को अपने खाली हाथों से रोकने की कोशिश कर रहा था? अध्याय 100। आखिर, जो मेरी पत्नी का अपमान करेगा, चाहे भगवान भी बीच में आ जाएं, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ध्रुव गोयनका को सुपरकार सीधे अपनी तरफ लाते देख अरमान आहूजा को कोई हैरानी नहीं हुई।
एक फंसा हुआ खरगोश भी काट खाता है, तो फिर ध्रुव गोयनका जैसे अमीरजादे की तो बात ही क्या, जो बचपन से ही ऐशो आराम और हर तरह की सहूलियत में पला बड़ा था। उनकी नज़रों में किसी की जान की कोई कीमत नहीं थी, क्योंकि वे पैसों से कुछ भी खरीद सकते थे। पैसा ही वह पैमाना था जिससे वे अपनी सारी हैसियत नापते थे। सुपरकार को करीब आते देख अरमान आहूजा ने बस हल्के से अपना हाथ उठाया और उसे गाड़ी की तरफ कर दिया। खून, वह किसी को कुचलने वाला है। अपने हाथ से सुपरकार रोकने की कोशिश। क्या ये आदमी पागल हो गया है? बेवकूफ़ तो हर साल होते हैं, लेकिन इस साल कुछ ज़्यादा ही हैं। इसके जैसे लोग अगर कुचले जाएं तो अच्छा ही है। भारतीयों की फितरत ही तमाशा देखने की होती है, ये बात तो बहुत पहले से ही सबको पता है। हालांकि समय बदल गया है, लेकिन ये जन्मजात आदत आज भी वैसी की वैसी ही है। इस छोटे से पल में तमाशा देख रहे लोगों ने सैकड़ों बार हैरानी जताई, लेकिन एक भी इंसान आगे बढ़कर बीच बचाव करने नहीं आया। ये कहानी हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी नोवेल मास्टर द्वारा अपलोड की गई है। सुपरकार और अरमान आहूजा के बीच की दूरी सिर्फ 10 मीटर थी, लेकिन ये सुपरकार के लिए 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने के लिए काफ़ी थी। सुपरकार बिजली की तरह अरमान आहूजा की तरफ दौड़ी, जिससे आसपास खड़े कुछ तमाशबीनों ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। जिन लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं, उन्हें जल्द ही एक जोरदार क्रंच की आवाज़ सुनाई दी, और फिर वे सोचने लगे कि कहीं उनके कान तो बहरे नहीं हो गए, क्योंकि जो सड़क पहले शोर शराबे से गूंज रही थी, वह अचानक पूरी तरह शांत हो गई थी। इंजन की लगातार गड़गड़ाहट के अलावा वहाँ किसी भी इंसान की आवाज़ तक नहीं थी। उन्होंने घबराकर जल्दी से अपनी आंखें खोलीं, और फिर उन्होंने एक ऐसा नज़ारा देखा जिससे उनके होश उड़ गए। सफ़ेद कपड़ों वाला वो युवा अभी भी अपनी जगह पर बिना किसी खरोंच के एकदम सही सलामत खड़ा था, जबकि सुपरकार, जिसका अगला हिस्सा उस युवा की हथेली से टकराया था, ऐसा लग रहा था जैसे किसी स्टील की दीवार से टकरा गई हो, और वो इतनी बुरी तरह पिचक गई थी कि देखने में भी खौफनाक लग रही थी। फिर भी इसके बावजूद सुपरकार अभी भी पूरी ताकत लगा रही थी। उसके पिछले पहिए लगातार घूम रहे थे और ज़मीन से रगड़ खाने की वजह से पहले ही सफ़ेद धुएं के गुबार उठने लगे थे। लेकिन कार का अगला हिस्सा उस युवा ने इतनी मजबूती से पकड़ रखा था कि वह 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। इस पूरी भीड़ ने एक साथ हैरानी से सांस अंदर खींची। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सफ़ेद कपड़ों वाला ये युवा सच में उस दमदार सुपरकार को सिर्फ एक हाथ से रोक लेगा। क्या ये सुपरमैन है? खाली हाथों से कार को रोकना, और वो भी बिना किसी खरोंच के। हे भगवान, ये तो पागलपन है। ये पक्का इस साल की सबसे बड़ी खबर है। कुएं के मेंढकों, तुम कुछ नहीं जानते, यह आंतरिक बल का प्रदर्शन है। केवल अर्ध परिवर्तन स्तर या उससे ऊपर का महागुरु ही ऐसा कर सकता है। हाँ, मुझे अब याद आया, महागुरु द्रोणाचार्य राठौर शायद ऐसा कर सकते हैं। हो ही नहीं सकता, वह अभी इतना जवान है और वह पहले ही महागुरु द्रोणाचार्य के स्तर तक पहुंच गया है। जल्दी इसका वीडियो बनाओ और सोशल मीडिया पर डाल दो, ये पक्का वायरल हो जाएगा। भीड़ से एक ज़बरदस्त शोर गूंज उठा, जैसे पहाड़ पुकार रहे हों और समंदर उफान मार रहा हो। वे बड़े उत्साह के साथ अरमान आहूजा की पहचान और उसकी गजब की ताकत के बारे में चर्चा करने लगे। जहां तक ध्रुव गोयनका की बात है, इस वक्त उसकी पीठ पसीने से भीग चुकी थी और कोई चारा भी नहीं था। वह खौफ से कांप रहा था। अगर एक कार भी उसे नहीं मार सकती, तो फिर उसे कौन मार सकता है? और अरमान आहूजा ने अब तक अपने शरीर में सत्य प्राण की एक बूंद का भी इस्तेमाल नहीं किया था। वह इस जबरदस्त टक्कर को सहने के लिए पूरी तरह से अपनी बेजोड़ शारीरिक ताकत पर निर्भर था। वज्रकाया महागुरु का स्तर सच में अपनी साख के बिल्कुल लायक था। सुपरकार को पूरी तरह से कबाड़ बन चुके देखने के बाद अरमान आहूजा ने आखिरकार अपना हाथ हटाया और ड्राइवर सीट की तरफ बढ़ा। इस घटना के कारण सड़क पर ट्रैफिक पूरी तरह से जाम हो चुका था। कार मालिकों ने शुरू में तो पागलों की तरह हॉर्न बजाए, लेकिन जब उन्होंने अरमान आहूजा को ऐसे देखा जैसे कुछ हुआ ही न हो, तो वे डर के मारे हॉर्न बजाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाए। क्या हो अगर वह आदमी पलटकर उनकी तरफ आ जाए? क्या उनकी गाड़ियां भी कबाड़ नहीं बन जाएंगी? ध्रुव गोयनका ने अरमान आहूजा को कार के सामने से आते हुए देखा और डर के मारे वो सीट से चिपक गया। फिर हड़बड़ाहट में उसने कार के दोनों दरवाजे और शीशे लॉक कर दिए। इस कार को खास तौर पर मॉडिफाई किया गया था, यहाँ तक कि गोलियां भी इसे भेद नहीं सकती थीं। ध्रुव गोयनका को यकीन था कि अरमान आहूजा चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वह गोलियों से ज़्यादा ताकतवर तो नहीं हो सकता। ये सोचने के बाद ध्रुव गोयनका ने राहत की एक बहुत बड़ी सांस ली। अरमान आहूजा को पास आते देखकर भी अब उसे कोई डर महसूस नहीं हो रहा था। क्या तू लड़ने में बहुत माहिर नहीं है? आ जा, अगर तुझमें दम है तो इस बुलेट प्रूफ शीशे को तोड़कर दिखा। ध्रुव गोयनका ने बड़े ही घमंड के साथ ताना मारा। अरमान आहूजा ने बस बेपरवाही से जवाब दिया, जैसी तुम्हारी मर्जी। जैसे ही वह हमला करने वाला था, उसके पीछे से पुलिस के सायरन की तेज आवाज आई, जिसके बाद एक साफ और सख्त महिला की आवाज गूंजी, अरमान आहूजा, रुक जाओ।
अरमान आहूजा ने पलटकर देखा तो अंजलि देसाई पुलिस अधिकारियों की एक टीम के साथ वहां मौजूद थी, जिन्होंने पूरे इलाके को घेर लिया था और पुलिस की टेप भी लगा दी थी। बैरिकेड्स के बाहर पुलिसकर्मियों और पेट्रोलिंग गाड़ियों की लंबी कतारें लगी थीं। उनके इतनी जल्दी पहुंचने की रफ्तार देखकर अरमान आहूजा भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो गया। तुम हर जगह कैसे पहुंच जाती हो? अरमान आहूजा ने अंजलि देसाई की ओर देखते हुए एक फीकी मुस्कान के साथ पूछा। अंजलि देसाई ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे जो इमरजेंसी मिशन मिला है वो अरमान आहूजा को गिरफ्तार करने का होगा। अरमान आहूजा, मुझे अपने सीनियर्स से ऑर्डर्स मिले हैं। मुझे तुम्हें पूछताछ के लिए अभी अपने साथ ले जाना होगा। बेहतर होगा कि तुम ईमानदारी से मेरा साथ दो, अंजलि देसाई ने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा। वह अभी भी हैरान थी कि आखिर उसके सीनियर्स ने खास तौर पर अरमान आहूजा की गिरफ्तारी का आदेश क्यों दिया था। अरमान आहूजा सुपरकार से टिक गया, अपनी बाहों को मोड़ा और पूछा, और अगर मैं ईमानदारी से तुम्हारा साथ न दूं तो? अंजलि देसाई ने खटाक से अपनी कमर से पिस्टल निकाली और अरमान आहूजा पर तान दी। ये देखकर बाकी अधिकारियों ने भी अपनी बंदूकें निकाल लीं और अरमान आहूजा पर तान दी। अंजलि देसाई ने अपनी आंखें सिकुड़ी और एक एक शब्द चबाते हुए कहा, ऊपर से आदेश हैं, अगर तुम सहयोग नहीं करते हो तो देखते ही गोली मार दी जाए। वहां का माहौल पल भर में ही एकदम तनावपूर्ण हो गया। हा, अरमान आहूजा, क्या तू खुद को बहुत बड़ा तोप समझता है? आना, अगर तुझ में हिम्मत है तो पुलिस के सामने मुझे मार कर दिखा। मुझसे पंगा लेने की जुर्रत कर और मैं तुझे मिनटों में जान से मार दूंगा। ध्रुव गोयनका ने कार के अंदर से बड़े ही घमंड के साथ कहा। वह जानता था कि यह पक्का उसके गॉडफादर ही होंगे जिन्होंने शिवगढ़ पुलिस विभाग पर दबाव डाला होगा, वरना ये पुलिस वाले इतनी जल्दी नहीं आते और न ही वे सीधे अपनी बंदूकें निकालते। ये कहानी हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी नोवेल मास्टर द्वारा अपलोड की गई है। अरमान आहूजा ने ध्रुव गोयनका को नज़रअंदाज किया और बस बेपरवाही से कंधे उचकाते हुए अंजलि देसाई से कहा, मुझे सच में बहुत अफसोस है, तुम बहुत लेट हो गई हो। अंजलि देसाई इस बात से थोड़ी कंफ्यूज हो गई और उसने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? वो अभी मरा नहीं है तो मैं लेट कैसे हो गई? अरमान आहूजा ने कहा, मैंने अभी इस आदमी से कहा था कि यह आज पक्का मरेगा और कोई भगवान भी इसे नहीं बचा सकता। अंजलि देसाई ने पूछा, तो क्या? अरमान आहूजा ने अंजलि देसाई की तरफ पीठ की और धीरे से बोला, कुछ नहीं, बात बस इतनी सी है कि मैं, अरमान आहूजा, जो कहता हूँ वो मैं हमेशा करता हूँ। इतना कहकर अरमान आहूजा ने अपनी मुट्ठी उठाई और कार की खिड़की के बुलेट प्रूफ शीशे पर एक जोरदार मुक्का मारा। धप, एक भारी आवाज के साथ वो बुलेट प्रूफ शीशा, जिसे गोलियों से अभेद्य माना जाता था, पलक झपकते ही अरमान आहूजा के मुके से टूट गया और उसमें एक कटोरी के आकार का छेद हो गया। फिर अरमान आहूजा ने ध्रुव गोयनका को कार से ऐसे बाहर खींचा जैसे कोई मूली उखाड़ रहा हो, उसे गर्दन से पकड़ा और एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी, मुझमें सच में ये औकात है। आखिर जो मेरी पत्नी का अपमान करता है, चाहे भगवान भी बीच में आ जाएं, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।